डिस्कस कर रहे थे क्लास थी मॉर्निंग से। ओके, नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा सुबह। अभी ऑन्कोलॉजी की बात करेंगे और डिस्कस करेंगे ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का कुछ पॉइंट्स बताए थे इसके बारे में मैंने। सो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या है, कैसे हम इसमें ट्यूमर का ग्रेडिंग करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट, द कायरो बेसिक क्राइटेरिया आर यूज्ड टू डायग्नोस एंड क्लासिफाई ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। सो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम को क्लासिफाइड करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो आंसर क्या होगा, कायरो बिशप क्राइटेरिया जो है वो हम यूज करते हैं। इस क्राइटेरिया में क्या है, कैसे इन्होंने क्लासिफाइड किया, वो पूरा डिटेल में हम वन बाय वन बात करेंगे। तो इन्होंने दो टाइप से इसको डिवाइड किया। द टीएलएस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू लेबोरेटरी टीएलएस, फर्स्ट टाइप कौन सा इसमें लेबोरेटरी, एंड सेकंड वन इज क्लिनिकल टीएलएस विद स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर ईच। तो दो टाइप है इसके अकॉर्डिंग टू कायरो बिशप क्लासिफिकेशन और क्राइटेरिया। फर्स्ट जो हम बात करेंगे वो है लेबोरेटरी टीएलएस, सेकंड हम बात करेंगे द क्लिनिकल टीएलएस। तो आप फर्स्ट देखें लेबोरेटरी टीएलएस। लेबोरेटरी टीएलएस के अंदर फर्स्ट क्राइटेरिया जो हम लिखेंगे वो है लेबोरेटरी ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। लेबोरेटरी मींस रिलेटेड टू वेरियस ब्लड एग्जामिनेशन हम करेंगे, टेस्ट करेंगे, और उससे हम चार जो कल पॉइंट लिखे थे आपने लिखे होंगे कल, हाइपर यूरेसीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया एंड सॉरी हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपर फॉस्फेटेमिया। सो उन्हीं को हम यहाँ पे असेस करेंगे और उन्हीं के लेवल के बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम को। तो यहाँ पे किसने दिया था क्लासिफिकेशन, तो आंसर होगा कायरो बिशप ने, और इसमें दो टाइप से इन्होंने क्लासिफाई किया। पहला है आपका लेबोरेटरी एंड दूसरा है आपका क्लिनिकल। क्लिनिकल मींस जब इनका लेवल बढ़ेगा तो वेरियस बॉडी के अंदर क्लिनिकल सिम्टम्स आएंगे, उन सिम्टम्स के बेसिस पे आप इनको सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे क्लिनिकल टीएलएस। तो ये लिखिए, स्टार्ट करें फर्स्ट लेबोरेटरी टीएलएस जो फर्स्ट है आपका। वो करें, सो फर्स्ट है आपका लेबोरेटरी टीएलएस। जब हम लेबोरेटरी टीएलएस की बात करेंगे तो यहाँ पे फोर थिंग्स जो आपको देखनी है, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस एंड यूरिक एसिड। एंड आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट दिस केटाइंस और एनाइन, एंड नॉर्मल वैल्यूज भी आपको पता ही होगी। नॉर्मल क्या पोटेशियम, सॉरी दिस पोटेशियम लेवल इज 3.5 टू 5.1 और 5.5 MEQ पर। द नॉर्मल कैल्शियम लेवल इज 8.5 टू 10.5 mg पर TL। PO4 माइनस इज 90, 90 मर जाएगा आदमी अप्रोक्सीमेटली नियर बाई 2.34 के समथिंग होता है टू 4.0 mg पर DL। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड कितना लेवल ऑफ यूरिक एसिड नहीं होता है, कितना होता है नियर बाई 3.5 टू 7.5 mg पर DL। सो ये तो है इनकी क्या नॉर्मल वैल्यूज जो हम पढ़ते हैं लेबोरेटरी। ये इन वैल्यूज में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। आप किसी भी बुक में जाएंगे तो थोड़ा बहुत है, किसी बुक में ये 5.1 की जगह 5.5 भी लिखा होगा, किसी में 10.5 की जगह 10.4 लिखा होगा, किसी में 2.4 की जगह 2.3 2.5 लिखा होगा। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन डिफरेंट डिफरेंट बुक से आपको मिलेगा, वेरिएशन रहता है, इससे कुछ टेंशन नहीं लेनी है, एग्जाम में एक ही वैल्यू आएगी इनमें से। जब हम लेबोरेटरी करेंगे तो आप इन चार देखेंगे, और पोटेशियम का लेवल आपको क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा, कैल्शियम इससे डिक्रीज, और ये तीनों क्या मिलेंगे आपको बचे हुए इंक्रीज मिलेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे लेबोरेटरी टीएलएस इसको हटा दूं, ये नॉर्मल वैल्यू याद हो गई। द लेबोरेटरी टीएलएस इज डिफाइंड बाय abnormal level of at least two or more of the following metabolic parameters within 3 days before or 7 days after the initiation of cancer therapy। तो इसके अंदर क्या बताया गया, लेबोरेटरी टीएलएस कब होगा ये बताया गया क्राइटेरिया। सो पहला पॉइंट हो गया कि आपने जो कीमोथेरेपी स्टार्ट किया, इसके बेसिस पे ड्यूरेशन आपको रखनी है। पहला ड्यूरेशन है कि बिफोर 3 डेज, 3 दिन पहले से लेके आफ्टर 7 डेज, यानी टोटल 10 डेज हो गए। इन 10 डेज के बीच में और जो हम सिम्टम्स पढ़ रहे हैं, टोटल यहाँ पे चार हम क्राइटेरिया पढ़ते हैं जो हमने अभी लिखवाए थे चारों, उनमें से मिनिमम कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉजिटिव होना चाहिए। At least two or more of the following metabolic parameters within 3 or before or 7 days after the initiation of cancer therapy. The first one is uric acid. So level of uric acid should be equal to or more than 8 mg per dl। अभी लिखवाया था मैंने नॉर्मल लेवल 3.5 टू 7.5। सो अगर ये 8 या 8 से ज्यादा है तो इसको बोलेंगे इट्स ए पॉजिटिव रिजल्ट, हाइपर यूरेसिमिया को इंडिकेट करेगा। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे इसके अंदर, और इंक्रीज फ्रॉम 25% इंक्रीज फ्रॉम बेस लाइन, लाइक द पेशेंट एडमिट हुआ और आपने देखा उसका ये यूरिक एसिड लेवल, और आपने देखा उसका यूरिक एसिड लेवल आया 4, 4 आया, कीमो स्टार्ट करने के बाद 4 से कितना हो गया 5 हो गया, तो 25% बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो मैंने एग्जांपल दिया 4 से कितना हो गया 5 हो गया, 4 का 25% कितना होगा 1, 1 ही होगा। सो 1 इसमें ऐड किया तो कितना हो गया 5। सो जो आपकी नॉर्मल वैल्यू के बाद में जो वैल्यू जाएगी, जो कि जैसे इसका नॉर्मल 1.5 तक है, तो इसका अगर 25% से ज्यादा क्या होता है 25% वैल्यू यहाँ पे ऐड होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी अगर इतना बढ़ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव सिम्टम है, हाइपर यूरेसिमिया को इंडिकेट करेगा। तो पहला क्लियर, फर्स्ट पॉइंट इज लेवल इज 8 और मोर देन 8 और 25% ऑफ नॉर्मल वैल्यू, जो भी नॉर्मल है उसका 25% अगर इंक्रीज हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे हाइपर यूरेसिमिया, और दैट इज द पॉजिटिव फॉर दिस
ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। तो ये है पहला क्राइटेरिया, याद हो गया। नेक्स्ट, सेकंड वन इज पोटेशियम। कल बताया था मैंने, पोटेशियम हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है इंट्रासेलुलरली। जब सेल डैमेज होगा तो हाई अमाउंट में पोटेशियम लीक आउट होगा एंड दैट कैन इन ब्लड और उससे हाइपरकैलेमिया कॉज करेगा। सो हाइपरकैलेमिया होगा पोटेशियम लेवल यहां पे लिखा है इफ इट इज 6 और मोर देन 6 मिलीमोल या मिलीक्यूलेंट पर लीटर अगर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरकैलेमिया। इट इज आल्सो पॉजिटिव फॉर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम अकॉर्डिंग टू लेबोरेटरी क्लासिफिकेशन। या सेकंड पॉइंट इसमें भी क्या रहेगा, 25% फ्रॉम द बेसलाइन, जो नॉर्मल डाटा होता है उससे अगर 25% बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव है यहाँ पे। तो दो सिम्टम क्लियर हो गए, यूरिक एसिड एंड पोटेशियम। फर्स्ट वन इज हाइपरयूरेसेमिया, सेकंड वन इज हाइपरकैलेमिया। ये यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरयूरेसेमिया एंड दिस इज हाइपरकैलेमिया। क्लियर है, मूव करें, अरे हटा दे। एंडोक्राइन पूरा हो गया, नहीं हुआ, कितना बाकी है, एक क्लास में हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट, रिमेनिंग टू सिम्टम्स हम बात करेंगे, वन इज फॉस्फेट एंड सेकंड वन इज कैल्शियम एंड बोथ आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर कैल्शियम बढ़ता है तो फास्फोरस कम हो जाता है, फास्फोरस बढ़ता है तो कैल्शियम कम हो जाता है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं यहाँ पे। लिख लिया, नेक्स्ट, मूव करें। सो ये तो सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। थर्ड वन इज फास्फोरस। सो फास्फोरस का वैल्यू बताया था मैंने, नियर बाय कितना होगा, 2.5 टू 4.0 और इन सम बुक्स 4.2 तक भी लिखा होता है। और वैसे फास्फोरस की बात करें तो ये किसका वैल्यू लिखा हमने, एमजी पर डीएल, एडल्ट का है, चिल्ड्रन का है या किसका है, बच्चों में कितना होता है फास्फोरस, बच्चों में ज्यादा होता है कम होता है, कम होता है, वेरी गुड। सो बच्चों के अंदर फास्फोरस का लेवल होता है 4.0 टू 7.0 एमजी पर डीएल। फास्फोरस बच्चों में ज्यादा होता है, बच्चों की बोन डेवलपमेंट अभी हो रही है, बोन बनाने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए, नहीं चाहिए, बोन में होता है फास्फोरस नहीं होता है, पता नहीं सर क्या पता, फैक्ट्री में जाके पता करना बोन किससे बनती है, ठीक है। सो बच्चों में फास्फोरस क्या होता है, इट इज फॉर चाइल्ड, बच्चों में ज्यादा होता है। ये एडल्ट का है, नॉर्मल पर्सन एडल्ट का, एडल्ट पे थोड़ा कम होता है क्योंकि वहां पे बोन ग्रोथ हो चुकी है। सो इन फास्फोरस की बात करें तो मोर देन 4.5 एमजी पर डीएल इन एडल्ट। ओ यार लिखा तो है, यहाँ लिखा तो है, ये ज्यादा लिखा है देखो, 6.5 mg। So, or in children, more than 6.5 or equal to 6.5 or 25% increase from baseline. Last is calcium. अभी लिखा था कैल्शियम का लेवल कितना था, 8.5 to 10.5 mg per dl। ये क्या है, हाइपर फोस्फेटेमिया। और पे मार्किंग देखोगे इसके अंदर, ये आपको समझ में आता है, ऐसे एरो ये इधर लगाते हैं कभी इधर लगाते हैं, ये क्या है और ये क्या है, दोनों गलत। ये इस पे डिपेंड नहीं करता लेस देन और ग्रेटर देन, ये डिपेंड करता है वैल्यू किधर लिखी गई है। कभी भी ऐसा नहीं होता ये ग्रेटर देन वैल्यू हो गई हो गया, लाइक अगर ये 20 मैं इसके इधर लगाऊंगा तो ये लेस देन है, और अगर मैं इसको इधर लगा दूंगा तो दोनों एक ही है, ये भी इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, लेकिन इधर की वैल्यू क्या होगी, इससे ज्यादा होगी, तो ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है। जिधर सिंगल होता है उधर कम होता है, जिधर दो होते हैं उधर ज्यादा होता है। जो भी आप इधर लिखोगे वो 25 से ज्यादा होना चाहिए, यानी यहाँ पे 30 लिख सकते हैं, 26 कितना भी लिख सकते हो, और इधर जो भी लिखोगे वो 25 से कम होगा, 24 23 ऐसे। सो एरो लगाने से कुछ आपने इधर लिखी है उससे डिपेंड करेगा। सो यहाँ पे वैल्यू कहाँ लगाई है, 7 से पहले, और ये एरो ऐसा है मतलब ये इंडिकेट कर रहा है 7 से कम, लेकिन यहाँ 4.5 से ज्यादा वैल्यू इधर डबल है, मतलब इधर वाला ज्यादा है। सो लेस देन 7.0 और इक्वल, ये ऐसे लगाए तो लेस देन और ऐसे लगाए तो इक्वल। सो या तो 7 या 7 से कम है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपो कैल्सियमिया। सो ये चार आपके पॉइंट हो गए किसके अंदर, लेबोरेटरी टीएलएस। तो अगली बार पूछेंगे पैरामीटर्स फॉर लेबोरेटरी टीएलएस, तो बता सकते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे, तो चार पैरामीटर, वन इज हाइपरकैलेमिया पोटेशियम, हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाइपरयूरेसेमिया एंड हाइपोकैल्सिमिया। वो करें, वो करें, देख लिया। तो जब भी हम लेबोरेटरी टीएलएस की बात करेंगे तो ये चार पैरामीटर्स आप डिस्कस करेंगे, और इनमें कितने होने चाहिए, मिनिमम टू, यानी टू आपके होने मस्ट है, उससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, पर कम से कम दो होना चाहिए अगर आपको लेबोरेटरी टीएलएस को पॉजिटिव करना है तो। नेक्स्ट, नहीं लिखा, देख लिया, नेक्स्ट, क्लिनिकल टीएलएस। सो यहाँ पे आप देखेंगे लेवल जो बढ़ा है, एक तो बढ़ा है पोटेशियम का लेवल, दूसरा प्रॉब्लम जो होगा वो होगा कैल्शियम का लेवल क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। मेन प्रॉब्लम ये दोनों करेंगे, जो भी क्लिनिकल सिम्टम्स आएंगे उनमें मेन इशू कौन करेगा, पोटेशियम का लेवल बढ़ना एंड कैल्शियम का लेवल रिड्यूस होना। और इन दोनों का मेन क्लिनिकल सिम्टम्स किस बॉडी पार्ट पे या किस ऑर्गन पे आएंगे, हार्ट पे। फर्स्ट इंपैक्ट किस पे आता है, हार्ट पे। आपके रिदम को क्या करेंगे, ये आप नॉर्मल करेंगे। सो क्लिनिकल सिम्टम्स के अंदर क्लिनिकल टीएलएस इंक्लूड्स लेबोरेटरी टीएलएस प्लस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट
क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस। सो जब आपको क्लिनिकल टीएलएस पॉजिटिव करना है तो उसमें क्या इंक्लूड होगा? तो पहला तो होगा कि लेबोरेटरी टीएलएस पॉजिटिव होना चाहिए, और लेबोरेटरी टीएलएस को पॉजिटिव करने के लिए कितने सिम्टम चाहिए? मिनिमम 2। तो आपने चेक किया लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट, 2 सिम्टम पॉजिटिव आ गए, आपने बोल दिया लेबोरेटरी टीएलएस पॉजिटिव है। देन हम किस पे जाएंगे? क्लिनिकल टीएस पे। तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है? पहला तो है पॉजिटिव लेबोरेटरी टीएलएस प्लस जो अभी हम सिम्टम पढ़ेंगे उनमें से कोई एक सिम्टम होना मस्ट है। तो हम क्या बोलेंगे? पर्सन इज हैविंग क्लिनिकल टीएलएस। वो सिम्टम्स क्या है? तो पहला है रीनल इनसफिशिएंसी। लाइक किडनी की बात करें, आगे हम पढ़ेंगे रीनल सिस्टम में। वैसे जो किडनी होता है इसका मेन काम है बॉडी से, क्या करता है किडनी? मेन काम क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट को आउट करता है। सो जो आपका जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको बॉडी से क्या करता है? ये बाहर निकालता है। कितना मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है एक दिन में? हाउ मच अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फॉर्मड इन आवर बॉडी? नहीं पता। मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिन कितना चाहिए होता है? लाइक आपको एक टैबलेट लेना है, टैबलेट लेते हो आप, उसके लिए क्वांटिटी होती है कम से कम इतना पानी तो चाहिए तब मैं ले पाऊंगा, बाकी टैबलेट नहीं जाएगी। होता है कुछ ऐसा? कितना चाहिए? तो एक सिप्स ऑफ वाटर तो कम से कम चाहिए, उसे एक ड्रॉप डालोगे तो अंदर नहीं जाएगी। वैसा ही यहाँ पे कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिन तो रिक्वायर्ड होगा जिससे जो टोटल मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है वो बॉडी से उसमें डाइल्यूट होकर बाहर निकल जाए। मिनिमम नहीं होगा तो उसका लेवल क्या होगा? यूरिक एसिड या मेटाबॉलिक वेस्ट का लेवल इंक्रीज होगा, बॉडी से आउट नहीं होगा। तो कितना मिनिमम यूरिन आउटपुट मस्ट है? 420 ml। वेरी गुड। 24 मल्टीप्लाई बाय 30, आंसर इज जो भी आया। So it is totally depend on the formation of metabolic waste and capacity of kidney to dilute that metabolic waste in as minimum as possible water में, कितने में वो dilute कर पाएगी। So आपने देखा होगा कभी यूरिन बहुत येलो होता है, कभी यूरिन बिल्कुल वाटर जैसा होता है। उसका रीजन होता है जब वाटर बहुत ज्यादा है तो यूरिन बिल्कुल क्लियर होगा, एंड जब वाटर जो है बहुत ज्यादा बॉडी में डेफिशिएंसी होगी तो यूरिन बहुत डार्क आएगा, क्योंकि किडनी का अगर कंसंट्रेट करें वहां पे तो क्या होगा? किडनी की कैपेसिटी की बात करें तो किडनी इज एबल टू डाइल्यूट 1200 मिली ऑस्मोल। आपका मेटाबॉलिक वेस्ट का लेवल कितना? 1200 मिली ऑस्मोल अगर बन रहा है तो किडनी इसको क्या कर सकती है? डाइल्यूट इन मिनिमम 1 लीटर ऑफ वाटर या यूरिन। किडनी को अगर आपकी बॉडी में 1200 ml मिली ऑस्मोल मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, इफ इन योर बॉडी पर डे जनरेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट अमाउंट इज 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर पर डे, सॉरी, देन किडनी विल रिक्वायर हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर टू डाइल्यूट इट? मिनिमम 1 लीटर रिक्वायर्ड होगा, उससे कम होगा तो फिर ये बॉडी से बाहर जाना बंद हो जाएगा। नाउ इन योर बॉडी पर डे द जनरेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली नियर बाय 600 मिली ऑस्मोल पर डे। आपके एडल्ट की बॉडी में कितना बनता है वेस्ट? 600 मिली ऑस्मोल पर डे। एक एडल्ट पर्सन की बॉडी में पर डे जो मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है उसका अमाउंट होता है 600 मिली ऑस्मोल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम अमाउंट यूरिन कितना रिक्वायर्ड होगा? कम से कम 500 ml. So a normal adult person required minimum amount of urine is 500 ml to dilute this 600 milliosmol metabolic waste per day. Now यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉडी के अंदर जो वेस्ट है वो इतना ज्यादा बन रहा है कि हमारे किडनी के बारे जो फंक्शन है वो इनसफिशिएंट हो गया, किडनी उसको आउट नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से मेटाबॉलिक वेस्ट का लेवल बॉडी में क्या होगा? इंक्रीज होगा। और मेटाबॉलिक वेस्ट में जो हम पढ़ते हैं यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन या क्रिएटिन, तीनों में से अगर हम किडनी फंक्शन की बात कर रहे हैं, विच वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट और विच वन इज मोस्ट रिलायबल? सो आंसर इज क्रिएटिनिन। आप क्रिएट देख के बता सकते हैं कि किडनी इज वर्किंग और नॉट, बिकॉज क्रिएटिनिन जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ किडनी इनसफिशिएंसी में ही इंक्रीज होगा। अदर प्रोडक्ट लाइक यूरिया और यूरिक एसिड नॉर्मली भी इंक्रीज हो सकते हैं। अगर किडनी वर्क कर रही है फिर भी इनका लेवल क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। लाइक आपने एक दिन बहुत ज्यादा प्रोटीन खा लिया तो बॉडी में यूरिया यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, बट कभी भी क्रिएटिनिन नहीं बढ़ेगा। क्रिएटिनिन कब बढ़ता है? व्हेन पर्सन इज हैविंग एब्नॉर्मल किडनी फंक्शन। द क्रिएटिनिन इज ओनली इंक्रीज व्हेन पर्सन इज हैविंग एब्नॉर्मल किडनी फंक्शन। यूरिया एंड यूरिक एसिड में आल्सो इंक्रीज इन नॉर्मल किडनी फंक्शन। सो किडनी के फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट पैरामीटर कौन सा है? क्रिएटिनिन। नॉर्मल इज 0.62 1.2 mg per dl. So यहाँ पे renal insufficiency, the serum creatinine level will be more than or equal to 1.5 times the upper limit of normal. ULN का मतलब होता है upper limit of normal. तो normal कितना होता है? 0.6 to 1.2. इसमें upper limit कौन सी है? 1.2 ये है lower limit. So upper limit का 1.5 टाइम 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.5, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.18 कितना आ जाएगा? 1.8 mg पर डे। अगर ये क्रिएटिनिन आपके ब्लड में प्रेजेंट है तो आप क्या बोलेंगे? पहला क्लिनिकल सिम्टम पॉजिटिव है, रेनल इनसफिशिएंसी को ये इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? फर्स्ट सिम्टम रेनल इनसफिशिएंसी, और इसका पता किससे चलेगा? विद द हेल्प ऑफ सीरम क्रिएटिनिन। नेक्स्ट, और यहाँ पे फॉर रिक्वायर्ड डायलिसिस, अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आपको ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस। सेकंड वन इज कार्डियक अरिथमियास, बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम एंड डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम पर्सन विल अंडरगो द सीवियर कार्डियक अरिथमिया और सडन डेथ में आल्सो अकर ड्यू टू द हार्ट फेलियर। अरिथमियास दैट रिक्वायर्ड इंटरवेंशन। एक होता है नॉर्मल अरिथमिया जिसमें थोड़ा रेस्ट कराते ही ठीक हो जाता है, हार्ट रेट 100 से 120 हो गई तो वहां पे कुछ करना नहीं है, सो जाओ थोड़ी देर रेस्ट करो ठीक हो जाएगा। लेकिन हार्ट रेट जब 200 250 हो गया, सीवियर अरिथमिया हो रहा है, कार्डियक इनसफिशिएंसी हो रहा है, तो फिर आपको इंटरवेंशन वहां पे करना पड़ेगा। तो वो हम बात कर रहे हैं कार्डियक अरिथमिया और सडन डेथ। एंड थर्ड वन इज सीजर्स, न्यू ऑनसेट ऑफ सीजर्स दैट रिक्वायर्ड इंटरवेंशन। सीजर्स आएगा बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंसेस, बॉडी में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम बहुत बढ़ गया, कैल्शियम कम हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंसेस हो रहा है, ब्रेन एक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगा, रेनल इनसफिशिएंसी, यूरिक एसिड बहुत हाई हो गया है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या आ सकते हैं? सीजर। ये तीनों सिम्टम कौन से टीएलएस में पड़ेंगे? क्लिनिकल टीएलएस में। अब आपके अगर पेशेंट को आपको क्लिनिकल टीएलएस पॉजिटिव बनाना है तो उसके लिए आपको पहला क्राइटेरिया क्या है? लेबोरेटरी टीएलएस पॉजिटिव आना चाहिए। मींस जो हमने 4 सिम्टम पढ़े उनमें से 2 सिम्टम मिनिमम होने चाहिए। उसके साथ में जो 3 मैंने अभी बताए, रेनल इनसफिशिएंसी, कार्डियक अरिथमियास, सीजर्स, इन तीनों में से कोई एक सिम्टम पेशेंट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? पेशेंट इज हैविंग ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। क्लियर? और ये किसने बताया था? काइरो एंड बिशप जो थे उन्होंने मिलकर दोनों ने बताया था।
ओके हो गया? मूव करें? टीएलएस क्लियर है? व्हाट इज टीएलएस? तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम इसका जो कैटेगरी हम दो पार्ट से पढ़ते हैं इसको, वन इज लेबोरेटरी टीएलएस एंड सेकंड वन इज क्लिनिकल टीएलएस। लेबोरेटरी टीएलएस में चार सिम्टम, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, सॉरी हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया एंड हाइपरयूरेसेमिया। आउट ऑफ दिस फोर एनी टू इज प्रेजेंट देन वी विल से पर्सन इज हैविंग लेबोरेटरी टीएलएस। with laboratory TLS, if any of these three symptoms, renal insufficiency, cardiac arrhythmia and seizure, इनमें से कोई एक है तो हम बोलेंगे पेशेंट इज हैविंग ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। नेक्स्ट मूव करें। ड्यूरेशन बात करें तो बिफोर 3 डेज और आफ्टर 7 डेज ऑफ स्टार्टिंग द कीमोथेरेपी ये प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 7 दिन बाद हो रहा है या 3 दिन पहले से ही हो रहा है तो कोई और अदर रीजन है, ये ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम नहीं है। नेक्स्ट, ग्रेडिंग ऑफ टीएलएस, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ग्रेडिंग की बात करें तो ग्रेड 0 से हम इसमें स्टार्ट करेंगे। ग्रेड 0 का मतलब ये ग्रेडिंग वही वापस नहीं लिखना, एक ही बार लिखना। The severity of TLS can be graded based on the Cairo Bishop criteria combining both laboratory and clinical findings. First, grade 0, no, ये N0 नहीं है, no TLS। ग्रेड 0 का मतलब ना लेबोरेटरी पॉजिटिव है ना ही क्लिनिकल पॉजिटिव है, दोनों ही क्या है, एब्सेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेड 0। ग्रेड 1 आएगा तो वहां पे लेबोरेटरी का क्या मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा। लेबोरेटरी टीएलएस इज पॉजिटिव विदाउट क्लिनिकल सिम्टम्स, यानी क्लिनिकल टीएलएस नेगेटिव है, तो वो क्या होगा, ग्रेड 1। ग्रेड 0, नो टीएलएस, ना तो आपका लेबोरेटरी वाला है और ना ही आपका क्लिनिकल वाला है। ग्रेड 1 मींस लेबोरेटरी टीएलएस प्रेजेंट है बट क्लिनिकल प्रेजेंट नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेड 1। ग्रेड 2, लेबोरेटरी प्रेजेंट है और क्लिनिकल के अंदर सिर्फ क्या है, माइनर सिम्टम्स। माइनर क्लिनिकल सिम्टम्स का मतलब कार्डियक एरिथमियास प्रेजेंट है बट आपको कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, किडनी फंक्शन एब्नॉर्मल हो रहा है पर ज्यादा सीवियर नहीं हो रहा, माइनर सा हुआ है। या फिर सीजर्स वाली कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हुआ है बट सीजर नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसी इशू नहीं, तो माइनर से सिम्टम आ रहे हैं जिसमें कोई इंटरवेंशन रिक्वायर्ड नहीं है, वो किसमें आएगा, ग्रेड 2 के अंदर। लिख लिया? तो ये ग्रेडिंग भी किसने दिया था, किसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, कायरो बिशप क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ग्रेड 0 नो टीएलएस, ग्रेड 1 ओनली लेबोरेटरी टीएलएस, ग्रेड 2 लेबोरेटरी विद माइनर सिम्टम्स ऑफ क्लिनिकल टीएलएस। लिख लिया? चलिए आगे। नहीं, कीमोथेरेपी पढ़ा, कर जाके ड्रग्स पढ़ी, कुछ डाउट है? नहीं, डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वी आर हियर फॉर सॉल्व योर डाउट्स। और बाकी संडे 1 ऑफ सितंबर को आपसे मुलाकात करेंगे, नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट होंगे उस दिन, इमरजेंसी नर्सिंग एंड फार्माकोलॉजी। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप लेके आ सकते हैं, ओपन राउंड होगा उस दिन, जो आप बोलेंगे वो हम पढ़ाएंगे, ठीक है? यस, तो आप पढ़ के आए तभी पूछ पाओगे, नहीं पढ़ के आओगे तो कैसे पता चलेगा? यस, वो करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ग्रेड 3। सो ग्रेड 3 में आपको लेबोरेटरी भी पॉजिटिव मिलेगा, लेबोरेटरी टीएलएस विद सिग्निफिकेंट क्लिनिकल सिम्टम्स रिक्वायर्ड इंटरवेंशन। प्रीवियस वन में इंटरवेंशन रिक्वायर्ड नहीं थे, उसको हमने क्या बोला, ग्रेड 2। ग्रेड 3 में आपको क्या रिक्वायर्ड होंगे, इंटरवेंशन रिक्वायर्ड। सीवियर एरिथमिया हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पेशेंट को सीजर आ रहा है, उसके लिए ड्रग देना पड़ेगा। पेशेंट इज हैविंग रीनल इनसफिशिएंसी, डायलिसिस करना पड़ेगा, तो वो किसमें आएंगे, ग्रेड 3 के अंदर। लाइक लिखा ना, एरिथमियाज रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट, सीजर्स और रीनल इनसफिशिएंसी रिक्वायर डायलिसिस। और ग्रेड 4 आ गया मतलब पर्सन नहीं रहा, प्यारा हो गया, वो किसमें आ गया, ग्रेड 4, लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल टीएलएस, लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज और सीवियर रीनल फेलियर, जहां पे कोई इंटरवेंशन भी वर्क नहीं करेगा, पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो किसमें आएगा, क्लिनिकल सीवियर टीएलएस है ये, और पर्सन की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द टीएलएस। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट जो हम 4 कंडीशन पढ़ रहे हैं, अगर आप उनको ठीक कर दोगे तो टीएलएस ठीक हो जाएगा। क्या है देखते हैं। देख लिया? टीएलएस में डाउट है कोई? कोई डाउट नहीं है? चलो मैं पूछता हूँ, देखो अभी लेबोरेटरी टीएलएस एंड क्लिनिकल टीएलएस। तो पहला क्वेश्चन, क्राइटेरिया किसने बनाया, तो आंसर होगा कायरो एंड बिशप ने बनाया। दो क्राइटेरिया दिए इन्होंने, लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल टीएलएस। लेबोरेटरी टीएलएस की बात करें, 4 सिम्टम्स याद रखने हैं, हाइपरयूरेसेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। आउट ऑफ दिस फोर एनी टू इज रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ लेबोरेटरी टीएलएस। ये तो सिंपल सा याद हो गया और लेवल हमने देख लिए सबके। नेक्स्ट थिंग, क्लिनिकल टीएलएस, सो वी रिक्वायर्ड पॉजिटिव लेबोरेटरी टीएलएस प्लस 3 सिम्टम, रीनल इनसफिशिएंसी, कार्डियक अरिथमिया एंड सीजर, तीनों में से एक पॉजिटिव सिम्टम, दैट इज नोन एज द पेशेंट इज हैविंग टीएलएस, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। देन उसका रीडिंग, अगर कोई टीएलएस नहीं है, ना क्लिनिकल है ना लेबोरेटरी है, तो ग्रेड 0। ओनली लेबोरेटरी है तो ग्रेड 1, लेबोरेटरी के साथ में क्लिनिकल है, माइनर है, कोई इंटरवेंशन नहीं चाहिए तो ग्रेड 2, इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है ग्रेड 3, और डेथ वाली कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग स्टेट है तो ग्रेड 4। दिस इज ऑल अबाउट द टीएलएस। नेक्स्ट हटा दें, और ग्रेड 5 डेथ रिलेटेड टू टीएलएस, यहां पे हो जाएगी डेथ, तो पर फिर भी अगर बच गया तो वो किसमें है, ग्रेड 5 में नहीं चाहिए, हमारा ग्रेड 4 तक ही रिश्ता होता है ट्यूमर में। नेक्स्ट, रूट से पहले क्या पढ़ेंगे हम इसका, मैनेजमेंट। क्या करोगे मैनेजमेंट,
तो बेसिकली जो मेन रीजन है वो है लेबोरेटरी टीएलएस, उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लिनिकल टीएलएस आपको देखने को मिल रहा है। तो हमें ट्रीट किसको करना है, लेबोरेटरी टीएलएस को। और इसके अंदर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो है कैल्शियम और फास्फोरस, इसको ट्रीट करना इजी है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसका लेवल तो डिक्रीज हो रहा है और इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो आपको सिंपली क्या देना है पेशेंट को, कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो पहला मैनेजमेंट क्या हो गया, आप क्या दे दो पेशेंट को, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रोवाइड कर दो। जब आप कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे तो कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, और कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो आपके पेशेंट की प्रॉब्लम दोनों सोल्व हो जाएगी, कैल्शियम वाली प्रॉब्लम भी सोल्व एंड फास्फोरस वाली भी सोल्व, और ये कैल्शियम ही एनीमिया कोज कर रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। जब भी कैल्शियम देते हैं तो ध्यान रखना है स्लो देना है, फास्ट ट्रांसफ्यूजन से और ज्यादा सीवियर एरिथमिया हो सकते हैं, डेथ हो सकती है, स्लो देना है विद कार्डियक मॉनिटरिंग के साथ में देना है, और ऐसे में देना है डायरेक्ट, अगर नहीं करना है कर रहे हैं तो उस बोतल में डाल के स्लोली स्लोली देना है, डायरेक्ट ऐसे लगा दिया फिर प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट दो क्लियर। उसके बाद क्या है, यूरिक एसिड, सीवियर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायलाइसिस। अगर माइनस बढ़ा हुआ है तो आप ड्रग दे सकते हैं, कौन सी, एलोप्यूरिनोल। इससे और नहीं बढ़ेगा और नहीं बढ़ेगा तो पुराने वाले को हमारी किडनी ठीक कर देगी, तो एलोप्यूरिनोल हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सो इसका भी ज्यादा इशू नहीं है, तो डायलिसिस कर दो या फिर ये कर दो। लेकिन प्रॉब्लम कौन करता है सारी, पोटाशियम, ये मल्टी सिस्टम फेलियर करने का काम करता है, एक साथ बहुत सारे घर बिगाड़ देता है ये। तो इस पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम का लेवल क्या हो रखा है, इंक्रीज। हमारी पहली प्रायोरिटी इसको क्या करना है, डिक्रीज। कम करने के लिए दो ऑप्शन है, पहला तो या तो क्या करो इसको बॉडी से आउट कर दो, या फिर क्या करो दूसरा, क्या कर सकते हैं, शिफ्ट इनटू, हाँ ये भी पढ़ी, इनटू आगे सेल। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है, हम इसको सेल के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका मेन प्लेस कहां होता है, सेल के अंदर होता है। सो दो मैनेजमेंट आपके पास अवेलेबल है, वन इज यू कैन एलिमिनेट इट फ्रॉम द बॉडी और यू कैन शिफ्ट दिस पोटेशियम इनटू द सेल। सो प्राइमरी मैनेजमेंट जो हम स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं, दोनों का कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम यूज करते हैं पहला मैनेजमेंट जीआई ड्रिप। कौन सा, जीआई ड्रिप, जीआई का मतलब होता है जी फॉर ग्लूकोज, आई फॉर इंसुलिन। सो आप क्या करेंगे, ग्लूकोज यानी डेक्सट्रोज 25% 100 ml बोतल एंड मिक्स विद 8 यूनिट ऑफ 8 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ रेगुलर इंसुलिन, जो रेगुलर इंसुलिन आता है, ह्यूमन रेगुलर इंसुलिन आता है वही देना है, मिक्स कर दो। इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन के दो काम होते हैं, पहला क्या होता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। सो अगर आप इसको ओनली इंसुलिन देंगे तो ये बॉडी में जाके क्या करेगा, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर देगा, और उससे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम, और पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी। सो हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या दे देंगे साथ में, डेक्सट्रोज, तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। सेकंड इसका फंक्शन होता है इंसुलिन का, वो होता है इट शिफ्ट द पोटेशियम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू इनसाइड द सेल। सेल से जो बाहर है उसको कहां भेज देता है, अंदर भेज देता है। ये किसका काम है, इंसुलिन का। तो आप इंसुलिन का लेवल बढ़ाएंगे, पोटेशियम कहां शिफ्ट हो जाएगा, सेल के अंदर, और आपका बॉडी का लेवल कम हो जाएगा। यस और नो। सो दिस इज द फर्स्ट मैनेजमेंट जो हम कर सकते हैं, जीआई ड्रिप। सेकंड थिंग इज अस्थलिन, अस्थलिन और साल्बुटामोल नेबुलाइजेशन। क्या करेगा ये है, क्या करेगा, अरे मैंने ऊपर तो लिखा था यहाँ पे, किसके अंदर लिख रहा हूं मैं, शिफ्ट इनटू द सेल, मतलब ये भी क्या कराएगा, एक्स्ट्रा सेलर से इंट्रा सेलरली शिफ्ट कर देगा, पोटेशियम को कहां भिजवाएगा, ये सेल के अंदर। ये दो मैनेजमेंट हम कर सकते हैं किसके लिए, पोटेशियम को सेल के अंदर शिफ्ट करने के लिए। फॉर शिफ्टिंग ऑफ पोटेशियम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड वी विल यूज जीआई ड्रिप और वी विल गो फॉर नेबुलाइजेशन ऑफ एस्पिरिन और साल्बुटामोल। क्लियर। नेक्स्ट, बॉडी से आउट कर दो। बॉडी से आउट करने के लिए आपके पास थर्ड होता है, वो होता है के बाइंड। क्या दे दो, के बाइंड, इसको हम क्या बोलते हैं, काइक्सिलेट, सुना है, तो के बाइंड को हम बोलते हैं काइक्सिलेट, के फॉर काइक्सिलेट या पोटेशियम, के फॉर पोटेशियम भी होता है, उसको बाइंड कर देता है। दूसरा क्या है, डायलिसिस करके बाहर निकाल दो। सो ये चार मैनेजमेंट जो है हम यूज कर सकते हैं जब भी हम क्या बात करेंगे, हाइपर कैलेमिक। और है नहीं, जो सेम इंसुलिन कर रहा है वैसे भी ये करेगा, नेबुलाइजर आपको सामने बोल ब्लड होगा, ब्लड में जाने के बाद जो पोटेशियम होगा उसको ऑर्डर करेगा कि आप सेल के अंदर जाओ। सेम मैकेनिज्म जो इंसुलिन का है वही सेम इसका भी है, इट विल डिस्प्लेस पोटेशियम फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर टू इंट्रासेलुलर आफ्टर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे रूट जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हम ड्रग को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। जब ड्रग रीच होगा ब्लड में तो उसको क्या मिलेगा, हाई अमाउंट में पोटेशियम, और हाई अमाउंट में पोटेशियम होगा तो उसको कहां शिफ्ट करेगा, वो सेल के अंदर। नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये हो गया। डायलिसिस तो हम पढ़ेंगे वैसे बाद में, वो तो आपको पता है प्यूरिफाई करता है ब्लड को बाहर निकाल के, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, के बाइंड। इसका एमसीक्यू आता है बहुत बार, और ये आप सबको आता ही है, आता ही नहीं आता है, अरे बोलो यस और नो, यस तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, नो तो फिर पढ़ाएंगे, हैं, नो सर, पढ़ा रहे तो हमें क्यों मना करना है ना। सो इसका अदर नेम क्या है, कैक्सिलेट या काइक्सिलेट, और इट्स नॉन एज के बाइंड। इट्स व्हिच फॉर्म, पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म होता है, पानी में घोल के पिला दो, पाउडर फॉर्म होता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे तो दिस कैक्सिलेट इज हैविंग, इट्स नॉन एज सोडियम कैल्शियम पॉलीस्टाइरीन। सो हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम पोटेशियम पॉलीस्टाइरीन या कैक्सिलेट। सो इसकी कंपोजिशन में क्या होता है, सोडियम होता है और कैल्शियम होता है। जब आप इसकी केमिकल कंपोजिशन पढ़ोगे, जो आपका इंग्रेडिएंट्स होता है ड्रग में सब में, उसके इंग्रेडिएंट पढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको इसके अंदर, सोडियम एंड कैल्शियम। अब ये क्या करता है, कैसे करता है, देखो भाई इसकी बात, ये आपका इसोफेगस, स्टमक, देन जीआईटी। ऐसे होता नहीं वैसे जीआईटी, पर मैं ऐसे बना रहा हूं ये लास्ट अपना पार्ट। आपने पेशेंट को कैसे दिया, ओरल दिया, पानी में मिला के पिला दिया, क्या दिया, के बाइंड। के बाइंड के अंदर क्या होता है, कैल्शियम एंड सोडियम,
polystyrene or this oxalate के bind जो है when it reach into the stomach, जब ये stomach में reach होगा, in the stomach we know that in stomach सबसे हाई अमाउंट में आपको क्या मिलेगा, H प्लस और Cl माइनस. H प्लस साइन होता है नहीं होता, बहुत ज्यादा. सो पहला स्टार्ट होता है मैकेनिज्म यहीं से. क्या मैकेनिज्म होगा, दिस के बाइंड व्हिच इज आल्सो नोन एज केटाइन एक्सचेंजर. ये भी क्वेश्चन एक बार आया था, केटाइन एक्सचेंज. के बाइंड इज आल्सो नोन एज केटाइन एक्सचेंजर. केटाइन का मतलब C A T I O N, जिसमें क्या आता है प्लस, उसको बोलते हैं केटाइन. आता ही नहीं है, इसमें नहीं आता, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज. तो जिसपे नेगेटिव, जैसे Cl ये होता है एनाइन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केटाइन. सो इट्स ए केटाइन एक्सचेंजर. एनाइन को एक्सचेंज नहीं करता. व्हेन इट रीच इनटू द स्टमक, यहां पे आके क्या करेगा, दिस के बाइंड व्हिच इज हैविंग कैल्शियम एंड क्या है और इसके पास सोडियम. सो इट गिव कैल्शियम एंड सोडियम टू द स्टमक एंड इन प्लेस ऑफ दिस टू केटाइन, इट ये इनको दे देगा स्टमक को, और ये इससे क्या ले लेगा, H प्लस आयन ले लेगा. इसने क्या दे दिया, सोडियम एंड कैल्शियम दे दिया, और उनसे स्टमक से क्या ले लिया, H प्लस आयन ले लिया. सो व्हेन वी गिवन द के बाइंड, इट इज लोडेड विद, जब आपने घोल के पिलाया तब उसमें क्या था, लोड किससे था, ये कैल्शियम एंड सोडियम से. व्हेन इट रीच इनटू स्टमक, इट एक्सचेंज द कैल्शियम एंड सोडियम विद H प्लस. नाउ व्हेन इट इज गोइंग डाउन फ्रॉम द स्टमक टू द इंटेस्टाइन, देन इन इंटेस्टाइन इट इज लोडेड विद, इंटेस्टाइन में इस पे क्या लोड हो गया, अरे यहाँ पे क्या पहुंचेगा. सो ये के बाइंड जो कैल्शियम एंड सोडियम लेके आ रहा था वो तो दे दिया, अब इसके पास क्या आ गया, H प्लस. सो जब ये यहाँ पहुंचेगा तो के पास क्या है, H प्लस. हियर इट इज हैविंग H प्लस. जब ये H प्लस के साथ इंटेस्टाइन में रीच होगा, एंड इंटेस्टाइन के अंदर जो आपका सोडियम है यहाँ पे, इन इंटेस्टाइन अगेन इट गो फॉर एक्सचेंज ऑफ H प्लस आयन एंड पोटेशियम. सो इस बार के बाइंड क्या करेगा, H प्लस आयन जो इसके पास है वो तो किसको देगा, इंटेस्टाइन को. इंटेस्टाइन से क्या ले लेगा, पोटेशियम. नाउ व्हेन दिस के बाइंड रीच हियर एट द लास्ट पार्ट, इट इज लोडेड विद, अभी के बाइंड के पास क्या है, के बाइंड, इसने के को बाइंड कर लिया, इसलिए इस नाम है के बाइंड, और इसके पास रीच अमाउंट में क्या है, पोटेशियम, एंड इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द GIT. So this is the mechanism of action, how the oxalate or this K bind excrete out the potassium through GIT. कुछ समझ आया. पहला पॉइंट क्या था यहाँ पे, K bind पोटेशियम बाइंडर. इसके पास क्या था, सोडियम एंड कैल्शियम एक्सचेंजर बोलते हैं, सॉरी केटाइन एक्सचेंजर लिखेंगे, इससे ज्यादा बेटर क्या है. इट रीच इनटू द स्टमक, क्या करेगा स्टमक में, एक्सचेंज सोडियम एंड कैल्शियम टू H प्लस आयन. नाउ K bind is loaded with, यहाँ पे क्या हो गया इसके पास, H प्लस. ये कहाँ पहुंचेगा अब, इंटेस्टाइन में. इंटेस्टाइन में जाने के बाद अगेन ये क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा. इस बार इसके पास H प्लस आयन है, उसको किसमें देगा, पोटेशियम के रिप्लेसमेंट. तो H प्लस आयन दे देगा और वापस क्या ले लेगा, ये पोटेशियम. सो नाउ K bind is loaded with पोटेशियम, और ये क्या हो जाएगा, थ्रू द GIT स्टूल के थ्रू क्या हो जाएगा, बॉडी से आउट. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ द K bind is removing your potassium. क्लियर. एंड इसीलिए हम इसको अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, इट इज अ केटाइन एक्सचेंजर. इट एक्सचेंज केटाइन टू टाइम्स, फर्स्ट टाइम इन द स्टमक एंड सेकंड टाइम इन द इंटेस्टाइन, एंड अल्टीमेटली इट एक्सक्रीट आउट द पोटेशियम. क्लियर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब हम इसकी बात करते हैं, इसके क्वेश्चन आते हैं, इसके साइड इफेक्ट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, एंड इसके जो साइड इफेक्ट आते हैं वो भी किस सिस्टम से रिलेटेड आएंगे, GIT डिस्टरबेंस. GIT के अंदर अगर हम बात करें तो ये मेनली क्या करेंगे, सो पर्सन विल हैव एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, एंड स्पेसिफिकली पर्सन विल हैव कॉन्स्टिपेशन. पर्सन में क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन. के बाइंड पोटेशियम को बाइंड करके क्रिस्टल बना दिया, जब हार्ड होगा क्रिस्टल बनेगा तो स्टूल हार्ड होगा, और उससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और कॉन्स्टिपेशन होगा तो स्टूल पास नहीं कर पाएगा पर्सन. इसी वजह से इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हेन यू आर गिविंग के बाइंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी. तो योर प्रायोरिटी यू शुड असेस द पेशेंट bowel sound first, assess for the constipation. If patient is having constipation or absence of gastric motility or bowel sound is absent, then should not give K bind. Otherwise the inner mucosa of the intestine will damage because of this crystal. K bind जो बना है वो अंदर क्या करेगा, म्यूकोसा को डैमेज कर देगा. तो बिना ये चेक किए कभी भी K bind या पोटेशियम बाइंडर आपको नहीं देना है. एज ध्यान रखना है, कभी भी इसको जो है मिक्स नहीं करना. डू नॉट मिक्स विद K bind को कभी भी, कि टेस्टी नहीं लग रहा है इसको, बनाना शेक बना के पिला दो. डू नॉट मिक्स विद ऑरेंज जूस में मिला दो, अच्छा लगेगा, तो नहीं करना है. ऑरेंज और बनाना क्यों नहीं करना है, अरे ये दोनों पोटेशियम रिच फ्रूट है, ऑरेंज में भी पोटेशियम होता है, बनाना में भी पोटेशियम होता है. अगर आप इनके साथ मिक्स करोगे तो ये के बाइंड इसी के साथ बाइंड हो जाएगा, बनाना और ऑरेंज के साथ में, और अंदर वाले को लेगा ही नहीं. फिर उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, इसी के साथ एक्सचेंज मिलेगा और इसी को बाहर निकाल देगा, ये तो वैसे ही निकलने वाला है बाद में. तो इसीलिए ये फ्रूट्स और जो भी पोटेशियम कंटेनिंग फूड होते हैं वो आपको नहीं देना है. उसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है ड्रग्स का, कि अगर आपको कोई ड्रग देनी है, कोई भी ड्रग देनी है ओरल, तो वो ड्रग आपको मिनिमम 3 आवर के गैप में देनी है, आइदर बिफोर और आफ्टर. बट गैप कितना होना चाहिए, के बाइंड देने के 3 आवर्स पहले या 3 आवर्स बाद में. क्यों, क्योंकि के बाइंड जो है वो एब्जॉर्प्शन प्रोड्यूस करवाएगा, उसको बाहर निकालना पोटेशियम को, और ये ड्रग साथ में दे दी तो एब्जॉर्ब नहीं होगी और आपका ड्रग का इफेक्ट नहीं आएगा. सो इफ यू हैव एनी ड्रग व्हिच इज गिवन ऑन द सेम टाइम, तो उसको आप कब शेड्यूल करें, बिफोर 3 आवर और आफ्टर 3 आवर ऑफ द के बाइंड. और बाकी तो होगी आपके बाइंड पूरा क्लियर. यस. कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस किस में है अगर पूछ ले आपसे, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, व्हेन पर्सन इज हैविंग absence of gastric motility, decrease gastric motility, या इन सिंपल वर्ड यू विल से constipation. अगर पेशेंट को क्या है, कॉन्स्टिपेशन है, तो ये ड्रग प्रोवाइड नहीं करनी है. एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज पीडियाट्रिक इन्फेंट, जो इन्फेंट होते हैं उनमें नहीं देना है. क्यों नहीं देना है, इन्फेंट में क्यों नहीं देना है, और इन्फेंट का गट अभी स्ट्राइल का सॉरी अभी कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुआ है, अभी अंडर डेवलपिंग है, और वो गट मोटिलिटी जो होती है इन्फेंट में लेस होती है, बच्चों में कम होती है कंपेयर्ड टू एडल्ट. जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है पेरिस्टाल्सिस, वो बच्चों में क्या होता है, कम होता है, और एडल्ट में क्या होता है, ज्यादा होता है. तो इसकी वजह से ये ड्रग बाहर नहीं निकलेगा और कॉम्प्लिकेशंस करेगा बच्चों में, इसलिए बच्चों में भी नहीं देना. ये हो गया आपका के बाइंड.
नेक्स्ट लिखिए आप, वो करें। नेक्स्ट इज रूट ऑफ कीमोथेरेपी। यस, और ये भी लिखना, अभी तो लिखा है पूरा मैंने, इतनी देर याद नहीं हुआ अभी तक। क्या लिखोगे, मैं कुछ ही लिखता रहता हूँ और कुछ, यहां से लिखना है। सो मैनेजमेंट की हम बात करते हैं यहाँ पे, दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। क्या देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट, और कैसे देना है, स्लो आईवी, और उसके साथ में इन्फ्यूजन में देना है। मैनेजमेंट किसका था, यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड के लिए क्या करना है, अगर सी माइनर है तो एलोप्यूरिनोल आप दे सकते हैं। हाँ माइनर मतलब थोड़ा सा है तो एलोप्यूरिनोल दे सकते हैं, बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, डायलिसिस। के बाइंड आया कुछ समझ में, घर जाके पढ़ना है अच्छे से वापस, वो करें, ऊपर करें। नेक्स्ट इज फॉर पोटेशियम। तो पोटेशियम में दो टाइप के मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, पहला आपका बॉडी से या तो आउट कर दो, आउट फ्रॉम द बॉडी, एंड सेकंड वन इज शिफ्ट इनटू द सेल, जहां पे इसका प्राइमरी प्लेस है। आउट करने के लिए आप क्या दे सकते हैं, केबाइंड या फिर डायलिसिस, और उधर हम दे सकते हैं जीआई ड्रिप और आस्थालिन और साल्बुटामोल नेबुलाइजेशन। वो करें। नेक्स्ट, सो अगर आपसे पूछे कि इंसुलिन के साथ में ग्लूकोज क्यों देते तो बता सकते हैं आप, अगर नहीं देंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया, टू प्रिवेंट दैट हाइपोग्लाइसीमिया वी आर एडिंग इंसुलिन विद ग्लूकोज। ऊपर इट इज देयर, नहीं लिखा, लिख लिया। नेक्स्ट इज द केबाइंड। केबाइंड की बात करें, केबाइंड किसको क्या बोलते हैं, इसको मदरवर्ड में केटाइन एक्सचेंजर, केटाइन एक्सचेंजर। सो कैक्सिलेट पाउडर फॉर्म में, इट इज अ पाउडर व्हिच इज हैविंग सोडियम एंड कैल्शियम, और यहां से इसका पूरा मैकेनिज्म हमने पढ़ा। ये सारी थिंग्स जो है आपको क्या करनी है, इंप्लीमेंट करनी है अपने आप से। जब आप खुद से थोड़ा सोच सोच के करोगे तो याद रहेगा और समझ में भी आएगा बाद में। तो लिखना तो ठीक है, पर घर जाके एक बार क्या करना है इन सबको, कि कैसे ये बाइंड कर रहा है, कैसे आउट कर रहा है, उसको बना, एक बार बना दिया तो फिर वो हमेशा ऐसे याद रहेगा, आपको कभी नहीं भूलोगे। लिख लिया। कैक्सिलेट या के बाइंड देते टाइम पहले क्या असेस करना है पेशेंट में, बाउल साउंड या फिर कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, ये कंफर्म करना है। if patient is having constipation then first treat the constipation, उसको ट्रीट करें, अदरवाइज सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे पेशेंट को। कौन सा फूड या फ्रूट्स नहीं देना है, तो पोटेशियम कंटेनिंग फूड और फ्रूट्स आपको यहाँ पे अवॉइड करना है, किसी भी तरह का पोटेशियम कंटेनिंग फूड या फ्रूट्स प्रोवाइड नहीं करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द रूट ऑफ कीमोथेरेपी। ये क्या, ऊपर करें। देख लिया, वो करें। वन वन वर्ड तो लिखा है सारा कुछ, ज्यादा लिखता नहीं हूं मैं वैसे भी। लिख लिया आपने, यहाँ पे हो गया बाइंड और ये हो गया बार, तो भी सर। सो जब आप के बाइंड या एक्सेलेट देंगे तो कौन सी फॉर्म में अवेलेबल होता है, पाउडर फॉर्म ओरल देते हैं हम, वाटर के साथ मिक्स करके आप पिला सकते हैं इसको। फर्स्ट ये कहां रीच करेगा, स्टमक के अंदर, स्टमक में ये फर्स्ट केटाइन एक्सचेंज करेगा, जहां पे इट एक्सचेंज द सोडियम एंड कैल्शियम गिव टू द स्टमक एंड लो विद H प्लस आयन। H प्लस आयन और पोटेशियम की बात करें तो आपने देखा होगा इनका रिलेशनशिप कैसा होता है, नहीं सुना H प्लस और पोटेशियम का रिलेशनशिप, एबीजी में नहीं पढ़ा कभी। H प्लस आयन की H किसको डिटरमाइन करता है, पीएच को। सो पीएच इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेशियम, ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेशियम। सो जब पोटेशियम का लेवल बढ़ता है तो पीएच कम हो जाता है, जब पोटेशियम कम होता है तो पीएच बढ़ जाता है, उल्टा रिलेशनशिप होता है। सो यहाँ पे H प्लस आयन क्या करेगा, पोटेशियम को ले लेगा, पोटेशियम H प्लस को दे देगा, ये जो के बाइंड है वो H प्लस को दे देगा, एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे क्योंकि उल्टे एक साथ रह नहीं सकते, और लास्ट में जाके के बाइंड जो है वो क्या होगा, स्टमक जेटी से, बॉडी से बाहर, ये आउट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपके साइड इफेक्ट, यहाँ तक लिख लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द के बाइंड। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रूट ऑफ कीमोथेरेपी, कौन कौन से रूट से हम पेशेंट को कीमो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो व्हाई इट इज नॉट गिवन इन पेशेंट विद कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट में क्यों नहीं देते,
क्योंकि ये क्या करता है, ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा, ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन है तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और ये क्रिस्टल फॉर्मेशन करेगा, जीआई इनर म्यूकोजा को डैमेज कर देगा, इसलिए कॉन्स्टिपेशन है तो प्रोवाइड नहीं कर। हटा दे। ये 3 आवर्स क्या है, गैप, इट इज अ गैप फॉर अदर ड्रग्स। अगर आप कोई दूसरी ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को, तो प्रीवियस ड्रग और इस ड्रग के बीच में मिनिमम कितना गैप रखना है, 3 आवर्स का गैप रखना है। अगर आप कोई भी ड्रग शेड्यूल है तो या तो 3 घंटे पहले दे दो या 3 घंटे बाद में देनी है उसको, उसी के साथ यू शुड नॉट गिव विद के बाइंडर, अदरवाइज इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो यू शुड गिव 3 आवर बिफोर और आफ्टर द 3 आवर ऑफ के बाइंडर एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज रूट ऑफ कीमोथेरेपी। सो कीमोथेरेपी कैन बी गिवन, कौन कौन से रूट से दे सकते हैं, यस, सो सिस्टमिक, सिस्टमिक मतलब डायरेक्टली ब्लड में, और वी कैन गिव थ्रू जीआईटी, ओरल, ओरल फॉर्म में भी देते हैं, बहुत सारी ड्रग्स हमें लिखी थी जो ओरल दी जाती है। सो ओरल देने में तो कोई इश्यू है नहीं, टैबलेट देनी है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां होती है, सिस्टमिक। सिस्टमिक में आप यहां दो पढ़ते हैं, वन इज द सेंट्रल रूट एंड सेकंड वन इज पेरिफेरल रूट। सेंट्रल के अंदर दो वेरियस लाइन होती है जो लास्ट पहुंचती है एट द टिप ऑफ द राइट एट्रियम के, जो आपका ओपनिंग है, जो आपका सुपीरियर वेन इंफीरियर वेन का वेन का थ्रू जो ओपनिंग है एट द लास्ट पार्ट, जो आपका राइट एट्रियम है वहां तक रीच होता है, वो लाइन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल रूट। लाइक आपका सीवीपी लाइन यहां पहुंचेगा, पिक लाइन यहां पहुंचेगा, कीमोपोर्ट इधर ही होता है, कीमोपोर्ट या जो आपका ड्रग देने के लिए जो हम आगे पढ़ेंगे पोर्ट डिवाइस, हिकमान कैथेटर इधर रीच होता है, जो भी कैथेटर है और वो लास्ट हार्ट तक रीच हो रहा है, ड्रग को डायरेक्टली किसमें पुट कर रहे हैं, हार्ट के अंदर, तो वो कौन से रूट में आते हैं, सेंट्रल रूट में। एंड पेरिफेरल रूट मींस आईवी कैनुला, जहां आपने लगाया ड्रग थ्रू द वेन रीच टू द हार्ट, डायरेक्टली ना पहुंच के किससे पहुंच रही है, वेन से, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल रूट। सो दोनों में से अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कौन सा रूट है, तो आंसर क्या होगा, सेंट्रल रूट इज मोस्ट प्रीफर्ड रूट। व्हाई पेरिफेरल रूट इज नॉट प्रीफर्ड, सो वी नो दैट कीमो ड्रग इज हाईली टॉक्सिक ड्रग फॉर द नॉर्मल टिश्यू। अगर ये लीक आउट होती है, अगर एक्स्ट्रा बेसिस होता है तो बहुत डेंजरस होगा, और उस कंडीशन में टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए दो थिंग्स यहाँ पे, पहला तो अगर आप सेंट्रल रूट से देंगे तो एक्स्ट्रा बेसिस नहीं होगा, लीक आउट नहीं होगा टिश्यू में। सेकंड थिंग, व्हेन यू गिव द ड्रग थ्रू द सेंट्रल रूट, इट डायरेक्टली रीच इनटू द हार्ट, एंड हार्ट में रीच होगा तो वहां पे ड्रग डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ब्लड है बहुत सारा एक साथ, एंड डाइल्यूशन होने के बाद चांस ऑफ टॉक्सिसिटी विल रिड्यूस। बट यहाँ से जब आप लगाएंगे तो स्लोली स्लोली पहुंचेगा और इन टिश्यूज के अंदर डैमेज करने के चांसेस आपको रहेंगे, इसीलिए हम प्रीफर कौन सा करेंगे, सेंट्रल रूट। बट इन सम केसेस व्हेन सेंट्रल रूट इज नॉट पॉसिबल, लाइक इन सेंट्रल रूट इट रिक्वायर्ड मनी, पैसे चाहिए, पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता पेशेंट, तो हम नहीं जा सकते, सो उन केसेस के अंदर आप पेरिफेरल रूट से भी जाएंगे। तो जहाँ पे ये नहीं पॉसिबल है तो हम पेरिफेरल से भी जाते हैं, लेकिन वहां पे कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होंगे, लाइक वो वेन जिसमें एक बार आपने आईवी लगा दिया और कीमो दे दिया, उस वेन में वापस नहीं लगेगा, वो वेन ही खराब हो जाती है, उस वेन में वापस नहीं होता कभी, तो इश्यूज ज्यादा आते हैं। तो उन्हीं रूट को हम पढ़ेंगे यहाँ पे वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज इंट्रावीनस रूट, इंट्रावीनस यानी आईवी, मोस्ट कॉमन। ये जो इंट्रावीनस इसकी जगह आपको लिखना है, हाँ यहाँ इंट्रावीनस ना लिखिए, आप क्या लिखोगे, जो हमने सिस्टमिक रूट लिखा था वो आप लिखेंगे सिस्टमिक, और सिस्टमिक के अंदर ये जो हम अभी बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल रूट। वैसे ये सिस्टमिक और ओरल में पूछा जा रहा है तो बोल रहा है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला रूट कौन सा है, सिस्टमिक रूट है। इसमें आप दूसरा रूट कौन सा यूज कर सकते हैं, पेरिफेरल एक्सिस, यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, आईवी कैनुला। लार्ज वेन ऑफ द फोरआर्म आर द प्रेफर्ड साइट, अवॉइड वेन दैट आर ऑन द हैंड ओवर द फ्लेक्शन सच इज द रिस्ट और एल्बो। तो जब भी आप कीमो देने की बात करते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। नॉर्मल ड्रग्स दे रहे हैं, आईवी फ्लूइड दे रहे हैं तो ओके, वहां कोई इशू नहीं है, अगर इन्फिल्ट्रेशन भी होता है तो ज्यादा इशू नहीं होगा। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर कीमोथेरेपी इट कैन कॉज प्रॉब्लम, लाइक ड्रग आउट हो गया तो टिश्यू सारा बर्न हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। सो पहला पॉइंट कि आपको आईवी कैनुला किस वेन में लगाना है, लार्ज वेन में पुट करना है, और स्पेसिफिकली जो आपका ये एरिया होता है फोरम वाला एरिया। सेकंड थिंग, जहां पे फ्लेक्शन साइट है, यानी एल्बो रिस्ट, ये रिस्ट बेंड होता है तो यहाँ पे इधर कैनुला नहीं लगाना है, ऐसे बेंड वाले एरिया में, वहां पे कैनुला आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एल्बो पे यहाँ नहीं लगाना, नहीं तो यहाँ पे आउट होने के चांसेस है और एक्स्ट्रा वेस्टर्न होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अवॉइड द एरिया ऑफ impaired lymphatic drainage, एग्जांपल फॉर impaired lymphatic drainage, यस, एग्जांपल ऑफ impaired lymphatic drainage, अभी तो पढ़ाया था, एमआरएम सर्जरी करेंगे तो साथ में कैनुला नहीं लगाना है, बताया नहीं बताया था। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ impaired lymphatic drainage, वहां पे lymphatic क्या हो रखा है, कट कर दिया आपने, अगर आप उसमें कैनुला लगाएंगे तो सारा लिम्फ लीक होगा और उससे क्या होगा, लिम्फ एडेनोपैथी, बताया था उस दिन। नेक्स्ट वन इज फ्लेबाइटिस, अगर ऑलरेडी फ्लेबाइटिस हो रखा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन हो रखा है, तो वहां पे कैनुला अप्लाई नहीं करना है। फ्लेबाइटिस, रेडनेस होगा, पेन होगा, वार्म फील होगा, ये किसको इंडिकेट करता है, फ्लेबाइटिस को। इन स्वेलिंग होगा, इन्वेडिंग नियोप्लाज्म, सम टाइम ऐसा होता है कि ये वेन है और इस वेन के थ्रू कोई ट्यूमर ऐसे बन गया है यहाँ पे, अब इसी के अंदर है ट्यूमर और आपने यहीं पे कैनुला लगा दिया, तो ये जो ट्यूमर है वो यहाँ से ब्रेक होके मेटास्टेटिक होकर दूसरे पार्ट में रीच हो सकता है। इसलिए अगर किसी वेन में ट्यूमर है तो उस वेन में कैनुला नहीं लगाना है। हिमेटोमा फॉर्मेशन हो रखा है या फिर इन्फ्लेम्ड वेन, इन्फ्लेमेशन हो रखा है, तो कैनुला उस हैंड में नहीं लगाना। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप किसी भी कैंसर पेशेंट की बात करते हैं, तो वहां पे सबसे बड़ी टास्क होती है आईवी कैनुला पुट करना, क्योंकि उनमें कंडीशंस, वेन तो बाद में आती है, कंडीशंस बहुत होती है। पहला कि लाइक राइट एमआरएम हुआ है तो उसका एक हैंड तो आपके पास है ही नहीं, पहले राइट साइड में आप लगा नहीं सकते। सेकंड थिंग, फाइन फाइन वेन में नहीं लगा सकते आप, बड़ी वेन में लगाना है तो छोटी वेन सारी खत्म हो गई, छोटा कैनुला लगा नहीं सकते। फ्लेक्शन साइड पे नहीं लगा सकते, और जहां पे पहले लगा दिया वो वेन ऑलरेडी गई है वहां पे भी नहीं लगेगा, फिर कहां लगाए अब, ये होता है बड़ी प्रॉब्लम्स, और वो कीमो में बहुत ज्यादा होती है। तो जो भी पर्सन कीमोथेरेपी में वर्क करता है, डे केयर जो होते हैं कीमो डे केयर, वहां पे जो पर्सन वर्क करता है वो एक्सपर्ट हो जाते हैं आईवी कैनुलेशन के लिए। किसी भी पर्सन में कैनुला लगाना है तो वहां पे क्या होगा, ये जो कंडीशन है इजीली वो लगा देते हैं। जब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में था तो मैं जो स्टार्टिंग में वर्क किया था तो मैंने सबसे पहले इसी डिपार्टमेंट में वर्क किया था,
ऑन्को डे केयर था, कीमोथेरेपी डे केयर था। तो मैं पहले दिन गया, थोड़े दिन गया तो मैं कहा ये इतना कैसे कर सकते हैं, मेरे को तो दिखती नहीं कहीं पे वेन, ये कैसे इतना लगा लेते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। सो धीरे धीरे जब वहाँ पे वर्क किया और एक्सपीरियंस मिला, तो उसके बाद आप देखेंगे कि जब हॉस्पिटल डिपार्टमेंट होता है तो वहाँ पे कैसे टीम होती है, हर एक कार्डियक के लिए कार्डियक टीम है, कोड भी लॉन्च होता है, वो विदिन 2 मिनट में वहाँ पहुंच जाती है। ऐसी एक टीम थी जिसका नाम था टीम फॉर आईवी कैनुलेशन, और वो टीम वहीं से होती थी, ऑन्को डे केयर, ऑन्को वाले वार्ड से, डे केयर से। सो वहाँ पे हमारे एक ब्रदर था, वो उसमें टीम में था, वो जाता था जहाँ भी किसी को कैनुला लगा तो जब नहीं लग रहा है, पहले तो वो वार्ड वाले जो भी होते थे वो लगाते थे, उनसे नहीं हुआ तो इंचार्ज, इंचार्ज से नहीं हुआ तो उस डिपार्टमेंट का डॉक्टर, उनसे भी नहीं हुआ तो फिर एनेस्थेटिक को बुलाते थे, एनेस्थेटिक्स आर एक्सपर्ट इन दिस आईवी कैनुलेशन, उनको बुलाते थे, उनसे भी नहीं हुआ तो फिर कॉल करते थे उस टीम के पर्सन को कि भाई अब आप आओ, आपसे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम क्या डालें फिर सेंटर लाइन, फिर वो जाता है और कैनुला लगाता है। सो ऐसा था। सो एक टाइम, एक डे था जिस दिन मैंने उस हॉस्पिटल से रिजाइन कर दिया था, और मेरा लास्ट डे था, लास्ट डे था, मॉर्निंग ड्यूटी थी, मैंने ड्यूटी खत्म कर दी और चेंज करने के लिए जा रहा था मैं। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे फोन किया, जो यही मेरे साथ में था, हम साथ ही रहते थे, एक रूममेट थे। वो औरतों में ड्रेसिंग वाला नर्स था, ड्रेसिंग करने वाला। वो सुबह शाम वो ड्रेसिंग करता था पेशेंट्स की, पोस्ट ऑफ ड्रेसिंग के लिए। उसने फोन किया कि यार एक कैनुला लगाना है। क्या लगाना है? आईवी कैनुला। मैंने कहा यार अभी मेरा आज क्या है, लास्ट डे था जो हो चुका है, कंप्लीट हो गया, मैंने रिजाइन कर दिया, मैं घर जा रहा हूँ आज से, मेरा खत्म हो गया भाई, कैरियर यहाँ पे नहीं है अब। बोला यार जाते जाते एक लास्ट कैनुला लगा दे। मैंने तो भाई इतने सारे और भी यार, कोई भी लगा सकता है कैनुला तो। बोला नहीं तेरे को लगाना पड़ेगा। बोला ठीक है ऐसा क्या है। तो मैं वहाँ गया, चेंज नहीं किया, वापस वहाँ गया पहले। वहाँ जाने के बाद मैंने पहले देखा तो कंडीशन देखी, कंडीशन क्या थी कि पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना था, ओनली क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। पोस्ट सर्जिकल पेशेंट था, वुंड ब्लीड की वजह से कुछ हीमोग्लोबिन कम था, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करके डिस्चार्ज करना था। तो उसको कैनुला लगाना था। मैंने बोला ठीक है इसमें क्या बड़ी बात, लगा देते हैं। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो उसके लिए मिनिमम साइज कैनुला जो है वो होना चाहिए 18, तो रिकमेंडेड होता है फर्स्ट नंबर, और अगर 18 नहीं तो 20 तो मिनिमम यूनिवर्सल लगाना ही है आपको, उसके छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है ये भी। अब जब मैं उस पेशेंट के पास पहुंचा, स्टेशन से वहां पहुंचा, तो देखा मैंने कि उस पेशेंट का यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा कोई पार्ट नहीं जहाँ से ब्लड नहीं आ रहा हो। वो बेचारा पेशेंट भी बहुत था, तो उसको पता था कि अगर ये नहीं लगवाऊंगा तो इधर सीपी लाइन लगाएंगे और वो पड़ेगी मेरे 40-50 हजार की प्राइवेट हॉस्पिटल, मैंने बीएच हॉस्पिटल में, और कैनुला 100-200 रुपए का है, लग जाएगा तो ठीक है। वो भी बोला लगाओ तुम बस, कैनुला लगाते रहो। पर उसके सारे सिस्टर ने कर लिया, जो भी वहां पे थे असाइन नर्स जो थे, इंचार्ज ने कर लिया, जो ऑर्थोपेडिक्स थे उन्होंने सबने कर लिया, एनेस्थेटिक को बुलाया उन्होंने भी कर लिया। फिर मैंने उसको बोला कि भाई जब इन सब ने कर ही लिया तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया भाई, मैं यहाँ क्या कर लूंगा। तो बोला नहीं मेरे को तेरे पे विश्वास है, तू इसको लगा ही देगा। अब जब मैं उस पेशेंट के पास गया तो पता चला वो पेशेंट भी राजस्थान का ही। और जैसे ही मैं उसके पास गया तो वो जो दोस्त था वो रोज ड्रेसिंग करने जाता है, तो वो अच्छी बातचीत होने लगी, तो उसको बोला अब आप बिल्कुल सही हाथों में आ गए हो। मैं उसको बोल रहा हूँ थोड़ा रुक जा, पहले लगने तो दे, अभी मेरी और तेरी सबकी इंसल्ट कराएगा तो यहाँ पे। सो वो उधर से उसको चढ़ा रहा है पेशेंट को, और इधर से वो सारी जो नर्सेज है, मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन थे, वो एडा एडा वो ऐसे देख रहे हो, अच्छा अब ये कैसे लगाएगा यहाँ पे। और जब ऐसा कुछ होता है तो लगता है कि यार अब नहीं लगेगा तो क्या होगा मेरा, अंदर से वो हो रहा है कि अब क्या होगा। तो मैंने देखा उसका हाथ, और ये सारा पार्ट तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था। सो मैंने उसको इधर लगाया टॉर्निकेट और इस पार्ट को असिस्ट किया। असिस्ट करने के बाद वो जो डे केयर वाला एक्सपीरियंस था ना, उस पे गया मैं, और कोई वेन नहीं, वहाँ पे वेन देखने को कुछ वेन नहीं है, जस्ट वो हम डे केयर में पालपेट करके लगाते थे हमेशा। तो मैंने पालपेट किया, बोला ठीक है लाओ। तो वो लेके आई 22 नंबर का ऐसे किया। मैं कहा, मैडम 22 नहीं ब्लड देना है। मैडा ये तो यही नहीं लग रहा हमसे, तो 22 भी नहीं लग रहा हमसे, तो आप इतना 18 कैसे लगाओगे। मैंने कहा लेके तो आओ, फिर देखेंगे, लगेगा भी आप सबने कोशिश की तो मैं भी एक कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है लाई, लाके उसको मैंने प्रिक किया, और फर्स्ट प्रिक में ही उसको आईवी लगा दिया। उसके बाद नहीं, वेट करो, उसके बाद वो जो इंचार्ज थी वो आती है, वो भी साउथ इंडियन। बेटा मैं अभी एप्लीकेशन देती हूँ, मुझे आपके अभी मेरे वार्ड में ही चाहिए। मैं कहा मैडम मैं तो रिजाइन कर दिया, मैं तो ड्यूटी खत्म हो गई, मैं आज लास्ट दिन था, मैं तो घर जा रहा हूँ, यहाँ से खत्म हो गया मेरा तो कैरियर ही, और मैं तो जा रहा हूँ, बाकी कैनुला लगाना था, ये आपका कैनुला हो गया, पेशेंट भी खुश, उसके भी सारे बेचारे के पैसे बच गए 50,000 रुपए। तो ऐसे एक्सपीरियंस जो होता है ना वो हमेशा काम होता है। लाइक मैं जब हॉस्पिटल में गया पहली बार, तो मैंने कभी कैनुला भी नहीं, कैनुला दूर आईएम इंजेक्शन नहीं लगाया कभी मैंने, हॉस्पिटल तो कभी गया नहीं मैं 4 साल तक, कॉलेज और ऐसे ही चलता था वो फक के, पर हम कभी नहीं जाते थे। सो ऐसा सिस्टम था तो कहाँ से कुछ आएगा। लेकिन वहां जाने के बाद फर्स्ट टाइम पकड़ा, और एक एनएबीएच जैसे ही हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो वहां पे पेशेंट ऐसे खड़े होते हैं, अगर आपने एक से दूसरा पे किया तो वो तैयार खड़े हो इसे देखते हैं। इट इज रियल फैक्ट, क्योंकि वो पे कर रहे हैं, आपको तुरंत बोलेंगे हम पैसे दे रहे हैं आपको, कोई फ्री में नहीं हो रहा है। तो वो वहां पे ऐसे फिक्स होता है कि इस पेशेंट के लिए यही स्टाफ आएगा, वो ऐसे नया स्टाफ आएगा उसको रूम में एंट्री, तू आना नहीं, अंदर रूम में आने नहीं जाते, ऐसा होता है वहां पे। सो ये एक्सपीरियंस काम आते हैं। लाइक जब मैं इधर जोधपुर एम्स में आया, तो यहाँ आने के बाद कोई कैनुलेशन हमने आज दिन तक मैंने कोई कैनुला नहीं लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ काम ही नहीं कैनुला लगाने का। मैं ओटी में हूँ, ऑपरेशन थिएटर में या तो कैनुला लग के आता है, नहीं होता है तो एनेस्थेटिक टीम है तो वो लगाते हैं, हम लगाते भी नहीं है। सो एक दिन भाई वो अंदर से होता है ना कि नहीं लगा इनसे तो मैं लगा ही देता हूँ इनसे नहीं। सो एक दिन मैंने लगा दिया, वो सब कोशिश करे तो मैं भी दूसरी साइड से कोशिश किया, लगा के दे दिया मैंने उनको, ये लो। तो वो बोला आपने क्यों लगाया, मैंने लगा दिया, क्या क्यों लगाया कि आप इतना ब्रेक कर चुके हो सारे, मैंने लगा दिया, इधर क्या फर्क पड़ गया। नहीं, उन्होंने तो उसके बाद मैंने कभी कैनुला को हाथ ही नहीं लगाया, अपने क्या करना है। रिसेंटली अभी 10 डेज बिफोर मेरा एक पड़ोसी है यहाँ पे, तो उसको सीटी एंजियो करना था, पता नहीं ऐसे कुछ खाली होगा, शाम को चेस्ट पेन हो रहा था, मैं मर जाऊंगा, तो सीटी एंजियो कराने गया वहाँ। मैं सैटरडे था आई थिंक उस दिन। सो उसको इधर पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, उनसे किसी के नहीं लगे। अब उसने मुझे फोन किया, बोला मैं क्या हुआ, अर्जेंट आना यहाँ पे, क्या हुआ, तो कि मेरे को हार्ट दर्द हो रहा है और आईवी कैनुला लगाना सिटी एंजियो। मैं डर गया, मैं कहा, यार ये क्या हो गया, भाग के गया मैं। तो आराम से बैठा होता है कर रहा है, मैं क्या हुआ, बोला दर्द है, कुछ नहीं हुआ, घर चल अभी पेंटाप्राजोल खा सकती हूँ, नहीं नहीं एंजियो कराना है, ठीक है क्या करना है, कैनुला लगाना है। मैं अभी 5 साल हो गए लगाया नहीं है, पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा। तो बोला नहीं मुझे विश्वास है ये कोई नहीं लगा सकते कैनुला। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने भी कंडीशन अप्लाई कर दी, बोला कैनुला सिर्फ लेफ्ट हैंड में ही होना चाहिए।
नहीं लेफ्ट नहीं सॉरी राइट हैंड में, कैनुला शेप का होना चाहिए, राइट हैंड में ही होना चाहिए। क्यों? बाद में मुझे वो दिमाग में आया कि एंजियो करना ठीक है, फिर मैंने कहा ठीक है लाओ, बोला कैनुला 18 नंबर का ही होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, जो अपन डाई देंगे वो बहुत फास्ट देंगे, तो छोटे से नहीं दे सकते। मैंने इतनी सारे प्रिक कर दिए, सारी वेन को फोड़ दी, अब बोल रहे हो ये लगाना है वो लगाना है। सो जब आप एक्सपीरियंस लेते हैं तो वो बहुत काम आता है आगे फ्यूचर में भी, और वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हर जगह हेल्प करेगा, बहुत हेल्प आपको मिलेगी उस प्रैक्टिकल चीजों से। तो लाइफ में थ्योरी तो हम पढ़ ही रहे हैं, आप जहां भी जाओगे थ्योरी पढ़ लोगे, बुक्स में भी होती है, सब जगह होती है, लेकिन थ्योरी के साथ जो प्रैक्टिकल चीजें हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल चीजें आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो चीजें बहुत बेनिफिशियल और बहुत हेल्प करेगी आपको आगे फ्यूचर के अंदर भी। तो हमेशा थ्योरी तो पढ़नी है, पर साथ साथ में क्या सीखो, प्रैक्टिकल। आप टाइम पास करने मत जाओ, हॉस्पिटल गए अब 6 घंटे निकालने हैं, फिर वो निकलेंगे 6 घंटे बहुत मुश्किल से, आप कुछ वहां सीखो, नया करने की कोशिश करो, तो कुछ मजा आएगा, अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर चल ही रहा है बाकी दूसरों की तरह रट के कर लेंगे और बाद में मजा आएगा नहीं लाइफ में। चलिए आगे, और ये बंद हो गया, ये भी बोल रहा है बस, लिखिए तक। नेक्स्ट रूट ऑफ कीमोथेरेपी में अगला जो रूट है वो है वास्कुलर एक्सिस। वास्कुलर एक्सिस के अंदर जो पढ़ते हैं सीवीपी लाइन, वास्कुलर डिवाइसेस आर यूज्ड, जो हम करते हैं वो है सीवीपी लाइन, पिक लाइन, कीमोपोर्ट एंड हेकमान कैथेटर। फर्स्ट पॉइंट, दे आर यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन, उसके बेसिस पे इनका यूजेज होता है। लाइक सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सीवीपी लाइन। वैसे सेंट्रल लाइन का जो पूरा टॉपिक है वो डिटेल में आपको पढ़ाएंगे सर, जब क्या पढ़ाएंगे कार्डियक सिस्टम में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे अभी। तो सीवीपी लाइन बात करें सबसे पहले, सीवीपी और सेंट्रल विनस प्रेशर लाइन, सीवीपी। फर्स्ट क्या है आपका, सीवीपी लाइन देखा सबने। तो सेंट्रल लाइन या सीवीपी लाइन की बात करें, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज द ट्रिपल ह्यूमन सीवीपी लाइन, ट्रिपल ह्यूमन सेंट्रल लाइन हम बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपल ह्यूमन, कहां पे होते हैं? जैसे सेंट्रल लाइन हमने देखा होगा, ये जैसे स्किन है, यहाँ पे ऐसे 3 ह्यूमन बाहर आते हैं, आते हैं, और इधर कितने होते हैं, एक होता है जो इधर बनता है, दिस इज नोन एज ट्रिपल ह्यूमन, दिस इज नोन एज सिंगल ह्यूमन। जब हम सेंट्रल लाइन की बात करेंगे, याद रखें ट्रिपल ह्यूमन जो लाइन होती है उसका मतलब होता है कि जो सेंट्रल लाइन है उसमें से 3 कैथेटर है, 1 2 एंड 3, तीनों की अलग अलग ओपनिंग है, और इन तीनों को एक सिंगल पाइप में बंद किया हुआ है। जैसे वायर होते हैं वायरिंग, ये वायर है, इसके अंदर आप देखोगे तो 10 वायर 15 वायर 20 वायर होते हैं, बाहर से एक ही दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है वायर, लेकिन ये सिंगल नहीं, इसके अंदर कितने वायर्स हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ वायर्स हैं। सेम वैसा ही होता है कि सेंट्रल लाइन के अंदर एक नहीं होता कैथेटर, ये इस सिंगल कैथेटर के अंदर 3 कैथेटर्स होते हैं, और इनकी जो ओपनिंग्स होती है, एक ओपनिंग होती है ऊपर, एक ओपनिंग आपको मिलेगी सेंटर में, और एक ओपनिंग आपको मिलेगी डिस्टल में। अगली बार कभी मौका मिले तो देखना सेंट्रल लाइन को, देयर विल बी 3 ओपनिंग इज देयर, वन इज ऑन द अपर पार्ट व्हिच इज नोन एज प्रॉक्सिमल ओपनिंग, सेकंड वन इज मीडियल ओपनिंग, एंड थर्ड वन इज डिस्टल ओपनिंग जो सबसे नीचे होती है। अगर एक ही होता तो फिर ये 3 में लगा के भी हम काम चला लेते हैं, ऐसे क्यों अलग अलग होता, और इतनी महंगी क्यों होती है, सिंगल कैथेटर होता है। दूसरा, जब आप एक ही होता तो इसके थ्रू जो गाइड वाइड डालते हैं वो इसमें चला जाता, फिर ब्लड रिटर्न इनसे कैसे आता, जब आप सेंट्रल लगाते तो ब्लड रिटर्न चेक करते हैं, कैसे आएगा फिर, क्यों आएगा, क्योंकि वहां पे 3 अलग अलग ल्यूमेंस होते हैं। एक ओपनिंग कहां पे होती है, डिस्टल पार्ट पे, डिस्टल ओपनिंग, और इसी के थ्रू क्या डाला जाता है, गाइड वायर। एक ओपनिंग होती है मिडिल पार्ट पे, और एक ओपनिंग होती है अपर प्रॉक्सिमल ओपनिंग। नॉर्मली जब भी आपको सेंट्रल वीनस प्रेशर आपको मेजर करना है, सीवीपी प्रेशर, तो हम यूज करते हैं लोवेस्ट ओपनिंग, जो ब्लड के सबसे ज्यादा कांटेक्ट में है, वहां पे हाईएस्ट आपको बेनिफिट जो प्रेशर है वो मिलेगा। जब भी आपको कोई आईवी फ्लूइड देना है तो हम जाएंगे मिडिल ओपनिंग के साथ में, लेकिन जब भी आपको कोई स्पेसिमेन कलेक्ट करना है, या फिर वैसे नॉर्मली सेंट्रल लाइन इज नॉट प्रीफर्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड देने के लिए सेंट्रल लाइन यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एक पेशेंट को ब्लड देना है, अभी तो मैंने एग्जांपल भी दिया था कि नहीं लगा तो सेंट्रल लाइन लगानी पड़ेगी, तो दे तो सकते हैं मत, पर आपके पास चॉइस है कि पेशेंट को आईवी कैनुला भी लगा हुआ है और सेंट्रल लाइन भी लगी हुई है, और आपको बोला जा रहा है कि इसको 1 यूनिट ब्लड देना है, आप किस पे कलेक्ट करना, आपको बोला जहां आपकी इच्छा वहां लगा दो। डॉक्टर ने बोला कि जिसमें आपकी इच्छा वहां लगा सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम हमें नहीं है, किस में लगाना प्रीफर करो, कैनुला, व्हाई, रिएक्शन कम करता है, दिखता है, इधर भी दिखेगा, इधर तो पूरी बॉडी में दिखेगा, फ्लोट हो सकता है, इतना बड़ा गलत कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। द बेस्ट थिंग इज the blood transfusion is having a higher chance for transfusion reactions, and if reaction occurs it is very easy to control with this peripheral line. अगर peripheral line से दे रहे हैं तो blood को heart में पहुंचने में टाइम लगेगा, but if you are giving to the central line it will reach into directly to the blood into the heart and it will spread in whole body very quickly, बहुत जल्दी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, और पूरी बॉडी में आपको क्या देखने को मिलेगा, रिएक्शन। बट यहाँ पे जब दोगे तो यहाँ ही से स्टार्ट होगा, पहले यहाँ स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे आप ब्लड को बंद कर दोगे, लेकिन इधर देने के बाद सीधा सारा कहाँ जाएगा, बॉडी में, और पता भी नहीं चलेगा, बहुत कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसलिए प्रीफर्ड चॉइस क्या होती है, पेरिफेरल लाइन जब भी ब्लड देना है। सेंट्रल लाइन अगर पॉसिबल नहीं है तब हम किसके साथ जाते हैं, सेंट्रल लाइन के साथ, क्लियर। तो सबसे पहले सीपी लाइन, सीपी लाइन जो नाम इसका है सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन, मतलब ये मेनली इसका काम क्या है, प्रेशर को मेजर करना। कौन सा प्रेशर, प्रेशर एट राइट एट्रियम, किसका प्रेशर, राइट एट्रियम में किसका प्रेशर, तो वीनस रिटर्न, कितना अमाउंट वीनस रिटर्न होकर राइट एट्रियम में रीच हो रहा है, उसके प्रेशर को ये क्या करता है, मॉनिटर करना है, और इससे पता चलेगा कि बॉडी के अंदर वीनस रिटर्न जो हो रहा है वो एडिक्वेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो वीनस रिटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए राइट एट्रियम के अंदर कितना प्रेशर है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल वीनस प्रेशर, सीवीपी प्रेशर, और इसको मॉनिटर करने के लिए जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं सीवीपी लाइन। यस। सेकंड थिंग, सबसे कॉमन वेसल कहां पे हम इसको लगाना प्रीफर करेंगे, सबक्लेवियन, सबक्लेवियन। सो द फर्स्ट इज subclavian vein is the most common site. नेक्स्ट इसको बाद में लिखेंगे यूज को। जब हम लाइन पुट करेंगे तो पोजीशन
आईजीबी भी आप यूज कर सकते हैं, इंटरजुगुलर वेन एंड सबक्लेवियन। पोजीशन, कौन सी पोजीशन देंगे, कौन सी? सो वी यूज द रोज पोजीशन। रोज पोजीशन क्या होती है? सुपाइन पोजीशन बिलो अंडर द, दैट इज नॉन एज रोज पोजीशन। नेक ऐसे हो जाती है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। इससे ये वाला एरिया क्या होगा, ओपन हो जाएगा और आपकी वेन आपको इजीली एक्सेसिबल होगी, विजिबल होगी और आप इजीली उसको पंक्चर कर पाएंगे। सो द पोजीशन जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, रोज पोजीशन हम यहाँ पे यूज करते हैं जब इंसर्ट करते हैं, तब जब रिमूव करेंगे तब कौन सी पोजीशन यूज करेंगे? ड्यूरिंग रिमूव इट इज इंसर्शन। रंडनबर्ग, आपको सेंटर लाइन रिमूवल के लिए बोला गया है, रिमूव द सीवीपी लाइन। अब आपको कौन सी पोजीशन देके इसको रिमूव करोगे? लेफ्ट लेटरल, ट्रेंडनबर्ग, दो ऑप्शन तो आपने दे दिए, और कुछ? सुपाइन, रोज पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, प्रॉन पोजीशन। क्या देखो, जब भी कोई पोजीशन देते हैं ना तो उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। जैसे हमने रोज पोजीशन क्यों दिया कि हमने इस एरिया को ओपन करके इजी विजिबिलिटी के लिए चाहिए था। तो अब यहाँ पे रिमूवल के टाइम पे कुछ तो पर्पस होगा, तभी तो उसकी पोजीशन एग्जाम में पूछते हैं वो क्या पर्पस है। ओके, इसको पढ़ने से पहले अगला जो है वो समझे तो आपको समझ आ जाएगा। कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवीपी। सेंट्रल लाइन का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? दैट इज एयर एम्बोलिज्म। ए पर्सन इज हैविंग एयर एम्बोलिज्म, कौन सी पोजीशन देंगे? लेफ्ट लेटरल विथ हेड लो। बेसिकली हमें ग्रेविटी के थ्रू एयर को जो है हार्ट के अंदर ट्रैप करना है, एयर को कहां लेके आना है? हार्ट के अंदर लाना है। सो अगर इधर है तो लेफ्ट लेटर देने से हार्ट की तरफ आएगी, और नीचे है तो हेड को लो करने से हार्ट की ओर आएगी। यहाँ पे आगे क्या हो जाएगी? वो ट्रैप हो जाएगी। इसलिए जब भी एयर एम्बोलिज्म होता है तो कौन सी पोजीशन देते हैं? लेफ्ट लेटरल विद लो। ड्यूरिंग रिमूवल जब हम बात करें, अगर आपने कभी सेंट्रल लाइन के साथ वर्क किया तो आपने देखा होगा कि अगर आपका ये बोतल खाली हो जाता है तो सीधा एयर कहां जाता है? बहुत फास्टली सीवीपी के अंदर जाता है। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ही लेस प्रेशर है कंपेयर टू एनवायरमेंटल प्रेशर। अंदर का प्रेशर क्या है? कम है, और बाहर की एयर इजीली कहां चली जाती है? और एयर एम्बोलिज्म होने के चांसेस क्या होंगे? बहुत ज्यादा होंगे। जब आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक ओपनिंग होगा, और उस ओपनिंग के थ्रू बाहर की जो प्रेशर है वो ज्यादा है और अंदर का प्रेशर क्या है? लो है। तो एयर कहां जाने की कोशिश करेगा? इनसाइड द दिस वेन, और उसे क्या बनेगा? एयर एम्बोलिज्म। उसी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक पोजीशन यूज करेंगे, एंड द आंसर इज ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। व्हिच पोजीशन? ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन मींस हेड लो पोजीशन जो हम यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे देनी है। हेड एंड को क्या करना है? लो कर देना। हेड एंड लो करने से क्या बेनिफिट होगा? इट विल इंक्रीज द वीनस रिटर्न। जब वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो सारा ब्लड कहां पहुंचेगा? इस वाले एरिया में, लोअर पार्ट, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में, और यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई। और जब यहाँ का प्रेशर हाई होगा और हाई प्रेशर के साथ आप सीपी को रिमूव करेंगे तो ब्लड बाहर आएगा या एयर अंदर जाएगी? ब्लड बाहर आएगा। और अगर थोड़ा सा ब्लड बाहर आ जाए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एयर एम्बोलिज्म नहीं होने का, जैसे निकालेंगे हम गोज पीस से दबा देंगे तो आपके एयर एम्बोलिज्म होने के चांसेस नहीं रहेंगे। सो वी विल यूज ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन विद वाल्सलवा। वाल्सलवा जानते हो? वाल्सलवा का मतलब होता है टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट, दैट इज नोन एज वाल्सलवा। डीप ब्रीथ करेंगे तो डायफ्राम स्ट्रेच होगा, और जब डायफ्राम स्ट्रेच होता है तो वो आपके वेना को कंप्रेस करता है, और जब वेना को कंप्रेस करने के बाद उसको होल्ड करके रखेंगे तो ब्लड वापस नीचे नहीं जाएगा, और सारा ब्लड कहां रहेगा? अपर पार्ट में, और उससे क्या होगा? यहाँ का प्रेशर और इंक्रीज होगा। सो अपर पार्ट के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए दो पोजीशन, दो थिंग्स, वन इज ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, सेकंड थिंग वाल्सलवा, और फिर आप रिमूव कर देंगे एंड देन ड्रेसिंग कर देंगे। दिस इज द रिमूवल। क्लियर है? नेक्स्ट जो आता है वो आता है सीवीपी लाइन के। अगर हम यूज की बात करें तो सेंट्रल लाइन जो है यहाँ पे हम यूज करेंगे कीमो के अंदर। अगर आपको 1 मंथ या उससे लेस टाइम के लिए क्या देना है? कीमो देना। अगर 1 महीने तक की कीमो देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है, तो आप किसके साथ जा सकते हैं? सेंट्रल लाइन के साथ जा सकते हैं, कोई इश्यू यहाँ पे नहीं है। ओके, इसका एक और क्वेश्चन आता है ड्रेसिंग का, कि सेंट्रल लाइन का ड्रेसिंग कितने दिन में चेंज करना है? तो पहला पॉइंट होता है इट शुड बी चेंज एज सून एज पॉसिबल इफ इट इज विजिबल एज डर्टी और ब्लड स्टेन्ड और एनी टाइप ऑफ पस इज देयर, तो इमीडिएटली क्या करना है? चेंज करना है। बट इफ इट इज ओके, रिमूव नहीं हो रखा है, बिल्कुल क्लीन है, साफ है, तो इट इज ओके फॉर 1 वीक, एक वीक तक वो अलाउड है, आप उसके बाद चेंज कर दें उसको। ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, लाइन ड्रेसिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग, सो यू कैन ऑब्जर्व द साइट ऑफ इंसर्शन फॉर एनी टाइप ऑफ इंफेक्शन और रेडनेस और रिदमा। सो आप जो ड्रेसिंग है वो कैसे रखनी है? ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, अंदर से दिखता रहना चाहिए। कितने टाइम के लिए? कीमो 1 मंथ तो हम क्या यूज कर सकते हैं? सेंट्रल लाइन, सीप लाइन, ये है सेप लाइन। सो ये है सबक्लेवियन, और ये आईजेबी तो आप इधर से भी डाल सकते हैं और आप इधर से भी डाल सकते हैं। इंटरजुगुलर वेन और सबक्लेवियन दोनों से ही आप क्या कर सकते हैं? इसको पुट कर सकते हैं। क्लियर? यस, मूव करें। बाकी डिटेल में कौन पढ़ाएंगे? सर पढ़ाएंगे अच्छे से, और जो बेसिक था वो हमने पढ़ लिया, बाकी और जो भी है वो सारा आपको। नॉर्मल प्रेशर ऑफ सीपी प्रेशर 3 to 8, आगे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी सेंटीमीटर ऑफ H2 लिख दिया तो आप बता नहीं पाओगे। सेंटीमीटर ऑफ H2 इज 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O। लिख लिया? नेक्स्ट, सेकंड लाइन होता है पिक लाइन। पिक लाइन इज द P4 पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। पेरिफेरल इंसर्टेड मतलब यहां से डाली जाएगी, पेरिफेरल पार्ट से। यहां से आप बड़ा साइज का कैनुला लगाएंगे। हमारे पास वेरियस कैनुला होते हैं, आईवी कैनुला होते हैं, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 नहीं होते? 14 इज ऑरेंज, तो हम इसकी बात करें ऑरेंज वाले की। बाकी जो ये है ग्रे, ग्रीन, पिंक और ब्लू, पर्पल या वोलेट। सो ऑरेंज जो कैनुला होता है इसका पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑरेंज कैनुला? कब यूज करोगे? कौन से पेशेंट में आप ऑरेंज कैनुला लगाओगे? हैं? आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ तो ऑरेंज लगाएंगे। और सो आरटीए या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कभी भी ऑरेंज कैनुला नहीं लगाते। याद रखिए, ऑरेंज कैनुला का पर्पस किसी भी तरह का कोई भी ड्रग्स या फ्लूइड्स देने के लिए नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कैनुला होता है।
It's a wide cannula and it is very difficult to put this cannula in routine basis. Yes, वो हम बढ़ते हैं. So पहला पॉइंट कि आरटीए हुआ या इमरजेंसी है तो वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल गो विद ग्रे कैनुला. ग्रे और ग्रीन तो आपके दो कैनुलास है. वो ओटी आईसीयू इमरजेंसी सब में हम यूज करते हैं ग्रे, और प्लांट है तो ब्लड देना है या कुछ माइनर चीजें तो हम ग्रीन के साथ जा सकते हैं. जो ऑरेंज कलर कैनुला होता है इसका पर्पस होता है इफ यू आर गोइंग फॉर पुटिंग एनी टाइप ऑफ इनवेजिव लाइंस. जब आपको कोई लाइन डालनी है, लाइक आपको सेंट्रल लाइन डालनी है, तो उसके लिए पहले क्या डालेंगे डॉक्टर? कैनुला लगाएंगे. देखा है पहले कैनुला लगाते हैं? नहीं देखा है? और एक बड़ा सा कैनुला लगाते हैं पहले, फिर उसके थ्रू कैथेटर अंदर डालते हैं. देखा है? या आपको पिक लाइन डालनी है तो पहले वो कैनुला डालेंगे, फिर उससे आप इसको डालेंगे अंदर और फिर उसमें अप्लाई करेंगे. तो कोई भी इनवेजिव लाइंस डालनी है तो आप क्या करेंगे? यूज करेंगे क्या? 14th गोस का कैनुला, 16 फॉर इमरजेंसी, 18 फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, 20 इज ऑलवेज यूनिवर्सल, 22 फॉर मेंटेनेंस फ्लूइड इन एडल्ट और इन ओल्ड एज यूज करना है तो 22, 24 फॉर पीडियाट्रिक एंड 26 फॉर न्यूबॉर्न बेबी आपको यूज करना है तो 24 के साथ जा सकते. सो पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, यहाँ पे जो सबसे कॉमन यूज होती है वो कौन सी है? बेसिलिक वेन या फिर सिफेलिक वेन. जो आपकी दोनों वेन है ये लार्ज वेन में ही आप कैनुला डाल पाएंगे और यहीं से आप पुट करेंगे. एंड यूज अप टू 4. कब तक कीमो देनी है आपको? 6 मंथ. तो आप क्या यूज कर सकते हैं? पिक लाइन. इससे ज्यादा है तो फिर आप पिक लाइन के अलावा दूसरे रूट पे जाएंगे जो हम बात करेंगे आगे. ये होती है पिक लाइन. तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्लू दिख रहा है यहाँ पे. सो ये जो एरिया यहाँ पे कैनुला लगा के इसको इंसर्ट किया, ये अंदर डाला और लास्ट कहाँ पहुंचेगा? ये राइट एट्रियम के यहाँ पे बिल्कुल ओपनिंग पे, और ये पार्ट आपको बाहर विजिबल रहेगा. दिस लाइन इज नोन एज पिक लाइन. एक बार इसका इमेज आया था और पूछा था कौन सी लाइन है, तो हैंड से कोई भी लाइन दिख रही है तो नोन एज पिक लाइन, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, पिक लाइन. क्लियर है? मूव करें. यस क्लियर. साइकेट्री के अंदर आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी, एंड एक कंडीशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइक जब स्ट्रेस आता है लाइफ में तो पर्सन क्या करता है? आपकी लाइफ में अगर स्ट्रेस आता है तो क्या करते हो आप? हम्म? सौरभ गांगुली की लाइफ में अगर स्ट्रेस आएगा तो क्या करेगा? किसी ने देखा है? वो ऐसे बैठ के क्या करेगा? नेल बाइटिंग करेगा. देखा है? यही सेम रिकी पॉन्टिंग होगा, आपने कभी देखा हो? नहीं देखा? एक छोटे बच्चे की लाइफ में स्ट्रेस आएगा तो वो क्या करेगा? थॉम सकिंग करेगा. एक एडल्ट की लाइफ में स्ट्रेस आएगा तो वो क्या करेगा? या तो ड्रिंक करेगा या फिर स्मोकिंग करेगा. करता है नहीं करता है? आपको पता है सारी चीजें किससे जुड़ी हुई है? एक स्टूडेंट की लाइफ में स्ट्रेस आता है तो वो क्या करता है? हुँ? समझ रहे हैं मैं किसको कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हैं मैं किसको कहना चाह रहा हूँ? उसका रीजन समझाना चाह रहा हूँ मैं आज आपको क्या होता है. सो पहली चीज, दिस इज अ वेरी बैड हैबिट्स एंड स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड बहुत बैड हैबिट्स है. हमारी बॉडी में हमारे हैंड्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इंफेक्टेड होते हैं. हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा इंफेक्टेड पार्ट कौन सा है? हैंड्स. और इन हैंड्स के अंदर सबसे ज्यादा इंफेक्टेड होता है अपना मोबाइल फोन, या उसके अंदर जो भी आप रूटीनली होल्ड करते हैं. तो आप लोग होल्ड करते हैं पेन और हम पकड़ते हैं मोबाइल, तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंफेक्टेड होती है, तो इनको कभी भी नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? समझाए कुछ. चलो. एक पर्सन था जिसका नाम था सिगमंड फ्रूड. सिगमंड फ्रूड ने क्या बताया था? बताओ क्या बताया? उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था साइको सेक्सुअल थ्योरी. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और एग्जाम में हर बार क्या आता है इसका क्वेश्चन आता है. इन्होंने इसमें 5 फेज बताई थी. फर्स्ट फेज का नाम क्या था? ओरल फेज. 0 to 18 मंथ्स तक चलती है, 1.5 ईयर तक. सो उन्होंने क्या बताया इस फेज में कि व्हेन बेबी इज बॉर्न, बच्चा जब बॉर्न होता है, एक छोटा सा बच्चा, 1 महीने का बच्चा, आप उससे पूछो कि भाई आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टेंशन स्ट्रेस क्या है? नॉट पास करना है, पैसे कमाने हैं, और कुछ करना है? क्या टेंशन है उसकी लाइफ में? तो उस बच्चे की लाइफ में एक ही टेंशन स्ट्रेस वो बताता है, और वो बोलता है कि मेरे तो एक ही टेंशन है, वो है जब मुझे क्या लगती है भूख, तो मैं क्या करता हूँ? क्राई करता हूँ, रोता हूँ. दिस इज द स्ट्रेस और टेंशन ऑफ दिस पर्सन जो 0 to 18 मंथ का है, उसकी लाइफ की टेंशन. जैसे हमारी टेंशन पैसे पैसे पढ़ाई नॉट सेट पता नहीं, ये सारी बच्चे की टेंशन क्या है? अब भाई बच्चे के माइंड में क्या डेवलप हुआ कि स्ट्रेस मतलब क्या है? एपेटाइट, भूख. यही है एपेटाइट. और उसको क्या सीखने को मिला इस माइंड से कि जब भी भूख लगे तो मुझे क्या करना है? क्राई करना है. और जैसे ही मैं क्राई करूंगा कौन आएगा? मदर. और मदर क्या करेगी? ब्रेस्ट फीड करेगी. और जैसे ही ब्रेस्ट फीड करेगा स्टमक क्या हो जाएगा? फुल, और जो एपेटाइट था वो खत्म, यानी टेंशन खत्म. तो बच्चे ने इस फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में क्या सीखा कि जब भी लाइफ में कोई स्ट्रेस आएगा तो ये जो स्ट्रेस होता है वो खत्म होता है विद ओरल स्टिमुलेशन. कब खत्म होगा? ओरल स्टिमुलेशन के साथ में. इन सम केसेस अगर ये फेज प्रॉपर रिजॉल्व नहीं होती है, if this phase is not resolved properly in the first year of life, in that situation क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अगर ओरल फेज का प्रॉपर रिजोल्यूशन नहीं हुआ तो क्या डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं? एंड आंसर इज क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं? सो ड्रग अब्यूज लाइक अल्कोहलिज्म. अब आप समझ रहे होंगे मैं क्यों बोला था. जब लाइफ में स्ट्रेस आता है तो पर्सन क्या ड्रिंक करता है? अल्कोहल. उस पर्सन को बोलो कि आज तेरे को एक कोई बोतल पिलाएंगे, पर पिलाएंगे कैसे? एनजी ट्यूब लगा के. क्या वो पर्सन सेटिस्फाई होगा जो ओरल ड्रिंक करने से सेटिस्फाई होता है? एक पर्सन जो बोलता है कि मैं सिगरेट स्मोकिंग करता हूं, उसको बोलो कि आज तेरे को पूरा एक नहीं 10 सिगरेट स्मोकिंग के बराबर निकोटिन देंगे, बट यहाँ पेच लगा के, निकोटिन पेच आता है वो लगा के देंगे, ओरल से नहीं देंगे. क्या वो पर्सन सेटिस्फाई होगा? वो पर्सन ब्लड में अल्कोहल कंटेंट या निकोटिन से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, वो सेटिस्फाई हो रहा है विद ओरल स्टिमुलेशन. और वो कहां सीखा उसने? फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में सीखा, जो उसकी पर्सनालिटी में अभी भी आपको दिखाई दे रहा है. बट वो कब होता है? जब वो इम्प्रॉपर रिजोल्यूशन होता है. एंड आई नो दैट यू ऑल हैव प्रॉपर रिजोल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में जो सीखा था वो सबका प्रॉपर रिजोल्व हुआ है. और ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये कुछ बैड हैबिट्स है जो आपको अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करनी है, क्योंकि इनसे वो डिसऑर्डर तो साइकोलॉजिकल चीजें, लेकिन फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक स्टमक इन्फेक्शन और जीआईटी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत होते हैं. तो आज ही क्या करें? पेस पलटने के लिए. वो पेस पे तो ठीक लग रहा है पर इधर वाला सारा अंदर लग रहा है, ऐसा नहीं करना है.
होता है ना नोट काउंट करते टाइम, वो पता नहीं क्या टेस्ट ले रहा है हाथ का वहां पे, समझ गए? चलो नेक्स्ट आगे, बाकी फेज आपको पढ़ाएंगे सर, मूव करें, इट्स जस्ट अवेयरनेस। नेक्स्ट कीमोपोर्ट। सो व्हाट इज कीमोपोर्ट और पोर्ट डिवाइस, इन अदर वर्ड इट इज आल्सो नोन एज पोर्ट डिवाइस। जो कीमोपोर्ट या पोर्ट डिवाइस होता है, ये टाइप का सेंट्रल डिवाइस है, सेंट्रल डिवाइस है जिससे हम ड्रग्स दे सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो आपका सबक्यूटेनियस प्लेट है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो क्लेविकल बोन है इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट है, दिस इज द पार्ट जस्ट बिलो द क्लेविकल, जहां पे सबक्यूटेनियस प्लेट है, यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा इंसिजन लगाएंगे और जो पोर्ट डिवाइस जो मैं दिखाऊंगा उसको यहाँ पे सर्जिकली अंदर फिट कर देंगे और वापस सूचना लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ से विद द हेल्प ऑफ गाइड वायर टनल बनाएंगे, अंदर एक छेद बनाएंगे और जो कैथेटर होगा उसको सीधा कहाँ लेके जाएंगे, राइट एट्रियम के ऊपर वेसल्स के वहां पे, और छेद बना के उसके अंदर डाल के सूचर कर देंगे सर्जिकली। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, पोर्ट इंसर्शन। ये जो पोर्ट डालते हैं इसके अंदर पोर्ट भी अंदर ही होता है, लाइन भी अंदर ही होती है, बाहर कुछ भी नहीं दिखता है, सब कुछ कहाँ रहेगा, इनसाइड अंडर द स्किन, बाहर कुछ भी नहीं होगा, बस आप उसको पाल्पेट कर पाएंगे, यू आर एबल टू पाल्पेट दैट पोर्ट, इट इज नॉट विजिबल आउटसाइड द स्किन। सो इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप एक लाइन लगा रहे हैं, सेंटर लाइन लगा रहे हैं, तो देयर विल बी हायर चांस फॉर डेवलपिंग इन्फेक्शन, बाहर होता है। पेशेंट फील, उसको थोड़ा सोशली भी लाइक 6 महीने तक रहेगा तो लोग बार-बार पूछेंगे ये क्या है? क्या हो गया? ठीक हो? वो जवाब दे देके थक जाएगा, ड्रेसिंग रखनी पड़ेगी ऊपर, लेकिन यहाँ अंदर कुछ दिखेगा भी नहीं। जब भी पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए जाना है, वो जाएगा, इसके लिए एक स्पेशल नीडल आती है, पोर्ट नीडल, एल शेप नीडल आएगी। वो नीडल जो कीमो नर्स होती है वो क्या करेगी, होल्ड करेगी, इधर पुट करेगी, ऊपर ड्रेसिंग लगाएगी, यूज करेगी और आफ्टर ड्रेसिंग उसको वापस बाहर निकालेगी, ऊपर टेकडम जो आपका छोटा सा बैंडेज आता है वो लगाएगी और डिस्चार्ज कर, वो हील हो जाएगा। जैसे हम नॉर्मल सिरिंज पंक्चर करता है वैसे नीडल पंक्चर होगी, वहां पे कोई भी ब्लीडिंग या कोई इश्यू नहीं होगा। और इसको हम यूज कर सकते हैं 3 टू 5 ईयर तक, अगर कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। अगर इन्फेक्शन आज डाल के कल भी इन्फेक्शन हो गया तो निकालना तुरंत पड़ेगा, बट विदाउट इन्फेक्शन आप कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं, 3 टू 5 ईयर। तो जिनको लॉन्ग टर्म कीमोथेरेपी रिक्वायर्ड होती है उन पेशेंट्स को हम क्या प्रेफर करते हैं, कीमोपोर्ट। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। सो ये आपका पोर्ट है, ये जो पोर्ट है कुछ ऐसा दिखता है, और ये इसके साथ क्या है, कैथेटर। ये कैथेटर या टनल बना के सीधा वेन में इंसर्ट करके कहां लेके गए, राइट एट्रियम के पास में। इसके ऊपर ये जो पार्ट दिखा है ये रबर होता है, सिलिकॉन रबर होता है, जैसे फोलिस का रबर आता है, फोलिस कैथेटर वैसा ही रबर होता है, और उसमें फोलिस में पंक्चर करने पे कभी लीक नहीं होता है। आप निडल पंक्चर भी करोगे तो लीक नहीं होता है, क्योंकि वो वापस रबर क्या होता है, पास में आ जाता है। और सेम वैसे ही होता है यहाँ पे, आप कितनी भी टाइम मल्टीपल निडल पंक्चर करेंगे कभी भी यहाँ से ब्लड लीक नहीं होगा। और इसके लिए क्या ये निडल याद रखिए सीधा, ये निडल होती है बटरफ्लाई शेप, एल शेप निडल आती है, एल शेप ऐसे निडल होती है, और इसकी लेंथ जो होती है इसके इसी के साइज की आती है। और ये कीमोपोर्ट जो है नंबरिंग के साथ आते हैं, तो जिस नंबर का पोर्ट है उस नंबर की निडल आप सेलेक्ट करेंगे और उसमें जस्ट सिंपली इस पोर्ट को इस लेफ्ट हैंड से होल्ड करना है, नॉन डोमिनेंट हैंड से, और राइट हैंड में उसको लेके सीधा क्या करना है, पंक्चर करना है और ऊपर क्या लगा देना है, टेगाडम लगा देना है। जब डिस्चार्ज करेंगे निकाल के वापस घर भेज देना, इसके साथ नहीं भेजना, इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे और ये पोर्ट अंदर ही रहेगा। दिस इज नॉन इज कीमोपोर्ट। कितने टाइम के लिए, 3 टू 5 ईयर के लिए। बस बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, निडल पंक्चर करना पड़ेगा और उसके बाद यूज कर सकते हैं आप लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए। क्लियर, वो करें। एक जो लास्ट बचता है वो है हिकमान कैथेटर। हिकमान कैथेटर के पर्पस की बात करें, ये लिखिए, हटा दें, इसमें कुछ है नहीं लिखने के लिए, तो यूज लिख ले बस, लॉन्ग टर्म पर्पस 3 टू 5 ईयर के लिए आप इसको यूज करते हैं और बिल्कुल पेशेंट के लिए इजी रहेगा साइकोलॉजिकली। बस बेनिफिट ध्यान ये रखना, इट इज वेरी कॉस्टली, कॉस्ट इज अराउंड इन प्राइवेट हॉस्पिटल अप्रॉक्सिमेटली 1.5 लाख रुपीस, 1.5 लाख का होता है प्राइवेट में, गवर्नमेंट में नहीं होता है। और अगर आप 1.5 लाख रुपए का लगाया और उसमें अगर इन्फेक्शन कर दिया तो बेचारे पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आपको स्टेरिलिटी यहाँ पे ध्यान रखनी है, प्रॉपर मेंटेन करके रखनी है। नेक्स्ट, हिकमान कैथेटर। हिकमान कैथेटर की बात करें तो पहला पॉइंट, इसका जो यूज होता है शॉर्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल यूज होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए और सिंगल यूज के लिए। सेकंड जो थिंग होती है, इट इज आल्सो वाइड कैथेटर, बहुत बड़ा कैथेटर होता है। कैथेटर कैसा होता है, वाइड कैथेटर, बड़ा सा कैथेटर होता है। यूज की बात करें तो इसका जो यूज होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए। जब भी हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है तो हम प्रीफर क्या करेंगे, हिकमान कैथेटर, वाइड कैथेटर होता है, और ये हम प्रेफर करेंगे। इससे जो बोन मैरो हम ट्रांसफ्यूज करते हैं वो बहुत फास्ट देना होता है, स्लो नहीं देते हैं, और सीधा कहां जाएगा, ये राइट एट्रियम में जाएगा, तो वहां पे हम यूज करेंगे हिकमान कैथेटर, वाइड कैथेटर। और इसकी पिक्चर की बात करें तो ये सीधा आपको कहां दिखेगा, चेस्ट पे दिखेगा, इधर एक लाइन, यहाँ सीधा डाल के इधर ही निकालेंगे उसको, और उसको यहाँ फोल्ड करके रखेंगे। जैसे ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ उसको पैक करके ड्रेसिंग कर देंगे, और जो आपका कॉम्प्लिकेशन पीरियड है तब तक रखेंगे, फिर निकाल के डिस्चार्ज कर देंगे। सो ये है कैथेटर। सो ये कैथेटर सीधा चेस्ट में होता है, और ये किसके लिए यूज होगा, तो आंसर इज फॉर हिकमान कैथेटर, फॉर यस सिंगल यूज। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ही बार करना है आपको। सो ये लाइक बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है, उसके कुछ दिन पहले हम डाल देंगे, 1 2 दिन पहले, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया, फिर हम कॉम्प्लिकेशंस को स्टडी करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि एक्यूट रिजेक्शन हो जाता है, तो या तो वापस करना पड़ सकता है या इसकी रिक्वायरमेंट फिर से हो सकती है, तो निकालते नहीं हम, कुछ दिन ड्रेसिंग रखेंगे यहाँ पे टेगाडम लगा के, और जब आपको लगेगा कि स्टेबल हो गया तो फिर इसको आउट कर देंगे। सिंगल यूज होता है ओनली शॉर्ट पीरियड, जब आपको क्या देना है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है। इट इज वाइड कैथेटर, अगर इसको नॉर्मल यूज किया तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगा, बहुत बड़ा कैथेटर होता है, मोटा कैथेटर होता है, लाइक डायलिसिस कैथेटर। क्लियर है, मूव करें। नेक्स्ट इज, या तो हो गया, द नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रा वेसेशन। सो विल डिस्कस अबाउट एक्स्ट्रा वेसेशन इन आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक्स्ट्रा वेसेशन। थैंक यू। लेफ्ट टू ब्रेक का जाना है, लेफ्ट टू ब्रेक।